अस्सलाम वालेकुम वर्दी पार्टिसिपेंट्स। होपफुली आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही होगी और आप बहुत नई नई चीज़ें लर्न कर रहे होंगे। आज मेरा टॉपिक था सर्विस रूल्स पे। सर्विस रूल्स एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। ये ऐसे ही है कि एक दरिया को कुएं में बंद कर दें। 90 मिनट्स के सेशन में आप सर्विस रूल्स नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे सर्विस रूल्स हैं और ये रूल्स जो होते हैं ना, दीज आर योर टूल्स एंड दीज आर योर वेपन्स। तो दोज हु नो द रूल्स दे रूल इन देयर ऑफिस, ये कहा जाता है। और ये रूल्स आपको सर्विस थ्रू आउट योर सर्विस आपको ये डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको हेल्प आउट करते हैं और गाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऐसे ऐसे लेक्चर्स नहीं है कि आपने एक दिन सुना और उसके बाद आप भूल भाल गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इनको आप संभाल के रखिएगा। और यही लेक्चर मेरे यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। पीएचईसी की जो वेबसाइट है, यूट्यूब आप लिखेंगे पीएचईसी यूट्यूब चैनल, और उसको आप नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाइएगा, वहां पे लिखा हुआ है पॉपुलर वीडियोस। तो पॉपुलर वीडियोस में मेरे 3 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। एसीआर पे पढ़ा हुआ है, लीव रूल्स पे बल्कि 2 एसीआर के लेक्चर्स हैं, और भी लेक्चर्स हैं मगर वो बिल्कुल फ्रंट पे नहीं है, तो ऐसे शायद आपको नजर ना आए। और वो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं क्योंकि एंड में उन पे पीएचईसी के लेक्चर्स में हमारे बहुत लंबे क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे, आधे आधे घंटे के, 15-20 मिनट के। तो मोस्टली वही कॉमन क्वेरीज होती हैं सबकी जॉब से रिलेटेड। तो उसको सुनिएगा और मुझे लगता है बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स उसको सुनने से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, आज मुझे कहा गया था कि आपको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिवाइज लीव रूल्स 1981 और उसके साथ पीडा। पीडा तो बहुत लेंथी और लेबोरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पीडा की 70 स्लाइड्स हैं और पीडा का मेरे लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर होता है। तो आज आपके साथ सिर्फ मैं पीडा जस्ट टच करूंगी, टच एंड गो वाला बात होगी। आपके लिए सिर्फ मैंने 23-24 स्लाइड्स रखी हैं, इंट्रोडक्शन है, जस्ट ब्रीफ वेरी समराइज किया हुआ पीडा, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। और दूसरा लीव रूल्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। एंड में हम कोशिश करेंगे अगर हमें 5 to 10 मिनट्स मिले तो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है और 2 टॉपिक्स को कवर करना है तो स्पीड थोड़ी सी मेरी तेज़ होगी। आपको शायद ये कंप्लेंट हो कि जी जल्दी बोल गई हैं, तेज़ बोल गई हैं, मगर अब प्रॉब्लम है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये लीव्स जो हैं, कौन कौन सी छुट्टियां आपको ड्यूरिंग योर सर्विस एडमिसेबल होती हैं, ये लीव रूल्स 1981 थे। इनमें बाद में अमेंडमेंट्स आती रही हैं, तो कुछ नई लीव्स ऐड हुई हैं, कुछ में वैसे ही मॉडिफिकेशंस हुई हैं, इसलिए अब हम इसका नाम पड़ गया रिवाइज लीव रूल्स 1981। इनमें से कुछ छुट्टियां तो ऐसी हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, जो आपके लिए नई नहीं है, और आपको ये नाम नज़र आ रहे हैं। परहैप्स कुछ छुट्टियां आपके लिए नहीं होंगी, तो आपके साथ मैं वन बाय वन सब छुट्टियां जो है डिस्कस करूंगी। छुट्टी कितनी एडमिसिबल है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, लीव अकाउंट में से डेबिट होगी कि नहीं होगी, अर्न लीव कैसे और कब एक्यूमुलेट होती है, क्या रूल है, वगैरह वगैरह सारी बातें आज के लेक्चर में आएंगी। कैजुअल लीव, अर्न लीव, लीव ऑन फुल पे, हाफ पे कैसे मिलती है, मेडिकल लीव, डिसेबिलिटी लीव, maternity leave, paternity leave, recreation leave, special leave, leave not due, study leave, ex-Pakistan leave, extraordinary leave, quarantine leave और लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। ठीक है, हम इनको देखेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल, कैजुअल लीव, जो आप डेली रोजमर्रा रूटीन में आप प्रिंसिपल को कहते हैं जी मुझे सीएल दे दें, मेरी इतनी सीएल हो गई हैं, टेलीफोनिकली भी बताते हैं और प्रायर परमिशन भी लेके जाते हैं। तो CL स्टैंड्स फॉर कैजुअल लीव। कैजुअल लीव एक साल के अंदर आपकी 25 होती हैं और ये एक कैलेंडर ईयर का हिसाब होता है। कैलेंडर ईयर से मुराद है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपका एक कैलेंडर ईयर होता है। जो ही एक कैलेंडर ईयर एक्सपायर हो जाता है तो आपकी छुट्टियां भी एक्सपायर हो जाती हैं। दे कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। आप कहें जी 2022 में मैंने तो 20 छुट्टियां अवेल की थी, मेरी 5 पड़ी हुई हैं, तो उनको कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले आए, मैथ्स का रूल। तो दे कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, वो वहीं पे एग्जॉस्ट हो जाती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। जो आपने अवेल कर ली, और जो आपकी एक्स्ट्रा हो गई, अगर आपने 25 से ऊपर कर ली तो फिर आपके प्रिंसिपल का काम है कि वो रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस में ये आपकी केस भेजा जाए और उनसे कहा जाए कि जो 25 से ऊपर आपकी छुट्टियां हुई हैं उसको आपकी अर्न लीव में से डिडक्ट कर दिया जाए। तो ये तो होगी इस छुट्टी का बात। अब अगली बात ये है कि छुट्टी सैंक्शन कौन करेगा। छुट्टी सैंक्शन आपके कॉलेज में है, आपके प्रिंसिपल हजरात आपकी छुट्टी सैंक्शन करेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका जो इमीडिएट बॉस, जो भी ग्रेड 16 या अबव का ऑफिसर होगा, वो आपकी छुट्टी को सैंक्शन करेगा। ठीक है, और छुट्टी सैंक्शन कराने के लिए इसके बाकायदा रूल है कि आपने छुट्टी पे जाने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, यू नीड टू गेट सैंक्शन योर लीव। ठीक है, छुट्टी है नहीं, आप चले गए हैं, गुजार के आ गए हैं और फिर आके कह रहे हैं सीएल कर दो, या कोई फ़ोन करके पूछ रहा है तो पता चल रहा है जी सीएल पे जाने का रूल ये है कि आपने पहले छुट्टी अपनी मंजूर करानी है, रिटर्न एप्लीकेशन लेके जानी है, प्रिंसिपल ने उसको अलाउ करना है,
और अगर आप स्टेशन भी छोड़ रहे हैं तो उस पर स्टेशन लीव भी मेंशन करेंगे और फिर आप छुट्टी के ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब क्या अगर आपने छुट्टी दी तो क्या ये प्रिंसिपल पे बाइंडिंग हो गई, उसने आपकी छुट्टी अप्रूव करनी है? हरगिज नहीं। दिस लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, ये आपका राइट नहीं है, आपका राइट एक्रू नहीं किया, ये प्योरली डिस्क्रिशन है आपके प्रिंसिपल की। अगर वो ये समझते हैं कि आपके जाने के बाद कॉलेज का खर्च नहीं होगा, आपकी छुट्टी नागुज़ीर है, आप एक वर्कर हैं, बड़ी डेडिकेटेड हैं, आपको मसला पेश आ गया है, रूटीन में आप ऐसा नहीं करते, हैबिचुअल एब्सकॉन्डर नहीं है, तो आपकी छुट्टी सैंक्शन कर सकते हैं। और फिर ये कि इस छुट्टी में अपना सब्स्टिट्यूट भी देना पड़ता है। एक आधी छुट्टी की तो खैर है, अगर आप 10-15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपको यू नीड टू मेंशन सब्स्टिट्यूट ऑन योर एप्लीकेशन कि आपकी एब्सेंस में बच्चों का खर्च नहीं होगा। और क्योंकि अब तो आपको पता है BS क्लासेस चल रही हैं कॉलेजेस में और वो 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है और टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता बच्चों का। तो इसलिए आपके एब्सेंस में आपका कोई सब्स्टिट्यूट आप मेंशन करेंगे जो आपके एब्सेंस में क्लासेस लेगा और आपकी छुट्टी जो है प्रिंसिपल तब सैंक्शन कर देगा। और अगर वो समझता है कि नहीं छुट्टी नहीं सैंक्शन करनी, बच्चों का हर्ज है और ज़रूरत नहीं है इसको, तो वो छुट्टी रिफ्यूज़ भी कर सकता है। और अगर वो छुट्टी रिफ्यूज़ कर देते हैं प्रिंसिपल साहब तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। एक टाइम पे कितनी छुट्टी आपको मिल सकती है? 10 छुट्टियाँ, 10 छुट्टियाँ आपको एक टाइम पे मिल सकती हैं और आपको उसके साथ बाकायदा जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। और स्पेशल अगर आपके कोई सर्कमस्टांसेस हैं जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल को कन्विंस कर सकते हैं, तो आपको एक टाइम पे 15 छुट्टियाँ, 2 हफ्ते की छुट्टियाँ भी एट अ स्ट्रेच जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन आपका राइट नहीं है, प्रिंसिपल अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, आपको उसके साथ कोई कोजेंट रीजंस और जस्टिफिकेशन जो है वो देनी पड़ेगी। ये जो छुट्टियां हैं ये आपका रिकॉर्ड पूरे साल का मेंटेन होगा। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उस सूरत में प्रिंसिपल का ये काम है कि आपकी जो रिलिंग्विशिंग रिपोर्ट है उस पर वो मेंशन करे कि आपने कितनी छुट्टियां अवेल कर ली हैं। मसलन आपने अगस्त में आपकी ट्रांसफ़र हो गई है और आपने पीछे 15 छुट्टियां अवेल कर ली हैं, तो आपकी रिलिंग्विशिंग रिपोर्ट पे प्रिंसिपल साहब का काम है कि वो लिख दें सो फार ही हैज़ अवेल्ड 15 कैजुअल लीव्स आउट ऑफ हिज रिकॉर्ड। और नए स्टेशन पे जाके आपको दोबारा 25 छुट्टियों का खाता नहीं मिलेगा। 10 छुट्टियां आपकी जो रिमेनिंग है उसमें से आप छुट्टियां अपनी अवेल कर सकते हैं। अगर कोई नहीं भी लिख के, जैसे कि रूटीन में देखा गया प्रोसीजर ये है कि नहीं लिख के वो भेजते, परवाह नहीं करते प्रिंसिपल हजरात भी, तो फिर जो नए कॉलेज के प्रिंसिपल हैं अगर उन्हें इस बात का पता होना चाहिए, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं सभी की, तो उनका काम है कि वो एक रिटर्न लेटर पुराने प्रिंसिपल को लिख के पीछे से लीव रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको अगले बाकी रिमेनिंग पीरियड की छुट्टी जो है वो दी जाएगी। कैजुअल लीव का रिकॉर्ड एक जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसके ऊपर मेंटेन किया जाता है और हर महीने उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे लाया जाता है। ठीक है, ये छुट्टी जो है इसको अगर हम ये कहें कि जी छुट्टी पड़ी हुई है, मैं बाहर जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए या एक्स पाकिस्तान लीव पे, तो उसके साथ इसको जो है वो मुझे छुट्टी ग्रांट कर दें इन एडिशन टू दैट एक्स पाकिस्तान लीव या इन कंजंक्शन विद द ट्रेनिंग पीरियड, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये उस छुट्टी उसके साथ अटैच या कंबाइन नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्न लीव है हमारे पास। अर्न लीव बहुत सैलरी अर्न करते हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, बिल्कुल ये वैसी ही छुट्टी है। जितना आप काम करते जाते हैं आप साथ साथ छुट्टी अर्न करते रहते हैं। रूल क्या है? 2 रूल्स हैं, एक वोकेशन डिपार्टमेंट के लिए, एक नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट के लिए रूल है। वोकेशन डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट जहाँ छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों सर्दियों की, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे रूल ये है कि one day of earned leave shall be earned at the rate of 1 month of duty rendered। यानी जितने महीने आप काम करेंगे उतने महीने के हिसाब से एक छुट्टी पर मंथ आपकी इक्यूमुलेट होती जाएगी आपके रिकॉर्ड, आपके लीव रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, जब इसका मतलब ये हुआ कि साल में अगर आपने 12 महीने काम किया, आपकी 12 छुट्टियां हो गई एक साल की। अगर कोई 12 महीने में से, जैसे कोई खातून है वो मटर्निटी लीव पे चली गई हैं 3 महीने, तो इसका मतलब है उस साल की उनकी 9 छुट्टियां जो है वो काउंट होंगी। नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के लिए रूल डिफरेंट है, क्योंकि उनको छुट्टियां नहीं होती, इसलिए उनकी अर्न लीव का जो रिकॉर्ड है वो 4 अर्न लीव शैल बी क्रेडिटेड इनटू देयर अकाउंट पर मंथ ऑफ ड्यूटी रेंडर्ड। एक महीना उन्होंने काम किया तो 4 छुट्टियां उनकी कम्युलेट हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने एक साल काम किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो 48 अर्न लीव उनकी कम्युलेट होती जाएंगी। ये अर्न लीव जो है ये आपके अकाउंट में जमा होती रहेंगी, जितने आपके नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी अर्न लीव खुद भी निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे आगे आप जितनी भी छुट्टी लेते जाएंगे वो आपकी अर्न लीव में से ही डेबिट होगी। अगर जैसे आपने, आपके बैंक में पैसे हैं, आपके पास अगर पैसे पड़े हुए हैं, सपोज आपके बैंक में 10 लाख रुपया है, तो आप उसमें से 5 लाख निकलवा सकते हैं।
ठीक है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप पैसे नहीं निकलवा सकते। सेम इज द केस है। आगे आप जो छुट्टियां अवेल करते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये कोई सेपरेट छुट्टी है या आपकी अर्न लीव में से डेबिट हो रही है। थर्ड छुट्टी आ गई है मेरे पास, लीव ऑन फुल पे या लीव ऑन हाफ पे। आप अपनी सर्विस के दौरान कितनी छुट्टी एक इकट्ठी ले सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर आपको लमसम छुट्टी जो है 4 मंथ्स की मिल सकती है लीव ऑन फुल पे। अब ये लीव ऑन फुल पे कौन सी वाली छुट्टी है, ये वही छुट्टी है जो पीछे अर्न लीव, अगर आपके अकाउंट में छुट्टी पड़ी हुई है तो आपको ये लीव ऑन फुल पे मिलेगी मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए। और अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी आपकी, क्योंकि अकाउंट ऑफिस यही तो काम करता है, आपको जब छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक लीव टाइटल का परफॉर्मा होता है जो रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस से लेना होता है। तो उसके ऊपर वो यही लिख के बताते हैं कि जी इसके अकाउंट में इतनी छुट्टी पड़ी हुई है और छुट्टी इसको एडमिसिबल है या नहीं है। सेकेंड है विद मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है तो आप उसके साथ फिर 6 महीने की छुट्टी ले सकते हैं मैक्सिमम। और ये छुट्टी अगेन लीव ऑन फुल पे है, और ये फुल पे जो है आपके लीव अकाउंट में से ही डेबिट हो रही है, कोई अलग से छुट्टी नहीं है। फुल पे के साथ एक और ऑप्शन मौजूद होती है हाफ पे की। ये हाफ पे वाली ऑप्शन बड़ी अच्छी होती है। अगर आपका कोई मसला है कि आप छुट्टी पे भी जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि छुट्टी सारी एग्जॉस्ट ना हो, ज़ाया भी ना हो और पड़ी रहे छुट्टी, आपका काम भी कभी खर्च ना हो और आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है इतने, तो आप फिर जो है वो हाफ पे छुट्टी ले सकते हैं। हाफ पे छुट्टी आपकी छुट्टी डबल हो जाती है कि फॉर इंस्टेंस अगर किसी की 6 महीने की छुट्टी उसके अकाउंट में पड़ी हुई है और उसको 6 महीने की ही छुट्टी चाहिए, अगर वो हाफ पे अगर वो फुल पे लेगा तो उसकी तो पूरी की पूरी छुट्टी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जीरो उसके अकाउंट में छुट्टी बचेगी। लेकिन अगर वो छुट्टी ऑन हाफ पे ले लेता है तो उसके अकाउंट में से सिर्फ 3 मंथ्स की छुट्टी डेबिट होगी, 3 मंथ्स की छुट्टी उसके अकाउंट में वैसे ही पड़ी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि लीव ऑन हाफ पे कोई लिमिट भी नहीं है कि आपने 4 महीने की ले सकते हैं या 6 महीने की ले सकते हैं। जितनी छुट्टी आपके पास पड़ी हुई है वो छुट्टी आपकी डबल हो गई है हाफ पे और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें से आप उतनी छुट्टी अवेल कर सकते हैं। फिर है मेरे पास मेडिकल लीव। मेडिकल लीव एक्चुअली ऐसी लीव है जो कि नीड बेस्ड लीव है, इलनेस की सूरत में मिलती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं। अगर तहसील है तो THQ हॉस्पिटल होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है वो अपने लेटर पैड के ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देता है विच इज़ ड्यूली अटेस्टेड बाय द MS या AMS ऑफ द हॉस्पिटल, और उसके साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको मेडिकल लीव मिल जाती है। अब ये मेडिकल लीव क्या कोई अलहदा से लीव है? नहीं, हरगिज़ अलहदा से नहीं है, ये आपके लीव अकाउंट में से डेबिट होगी, ठीक है। और इसका और ऑर्डिनरी लीव का फ़र्क ये है कि मेडिकल लीव जो है उसको जो अथॉरिटी है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, छुट्टी आपको हर सूरत सैंक्शन हो जाती है। और इसमें फिर एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप छुट्टी गुजारने के बाद अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपको उसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए। अगली छुट्टी देखते हैं, हमारे पास आ गई है डिसेबिलिटी लीव। डिसेबिलिटी लीव एक खास लीव है जो स्पेशल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को एडमिसिबल है। ये स्पेशल डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ खुदा ना खास्ता उनको कोई इंजरी हो सकती है काम करने के दौरान में, या उनको कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, और फिर उस सूरत में गवर्नमेंट जो है उनको डिसेबिलिटी लीव दे देती है। मसलन इसमें कौन आ सकता है, जैसे पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है जिनको कंटेजियस डिजीजेज होती हैं और वो डिजीजेज एक से दूसरे को लग सकती हैं। या जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट में इनकाउंटर रहता है टेररिस्ट से, तो उस सूरत में भी खुदा ना खास्ता कोई इंजरीज वगैरह डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस सूरत ऐसी केसेस में गवर्नमेंट जो है अपने इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल फेवर और डिस्पेंसेशन देती है। इनको मैक्सिमम 2 साल की छुट्टी मिल सकती है, डॉक्टर की डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस साथ लगेगी। और ये छुट्टी जो है आपके नहीं उनके लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती। ये पहली छुट्टी आई है जब से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। ये इट्स अ फर्स्ट काइंड ऑफ लीव विच इज़ नॉट डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट में से, ये डेबिट नहीं होती, ठीक है। ये सेपरेट अकाउंट है और इसके लिए रूल ये है कि ये फर्स्ट 6 मंथ्स की जो छुट्टी होती है दैट इज गिवन ऑन फुल पे, और जो रिमेनिंग 1.5 ईयर होता है वो हाफ पे के ऊपर छुट्टी होती है।
तो अगर कोई जितनी भी अवेल करना चाहे इस रूल के मुताबिक ये छुट्टी अवेल की जा सकती है और ये छुट्टी लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं मैटरनिटी लीव आ गई है मेरे पास। मैटरनिटी लीव जो है ये फीमेल सिविल सर्वेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने दी है कि इन केस ऑफ मैरिज होती है लीव अकाउंट में से, ये सेकंड काइंड ऑफ लीव विच इज़ नॉट डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट। आप उनके फीमेल सिविल सर्वेंट के लीव अकाउंट में से ये डेबिट नहीं होती है, ठीक है। और ये छुट्टी फुल पे मिलती है, सिर्फ इसमें से कन्वेंस अलाउंस जो है वो कट जाता है। और इसमें पहले रूल ये था कि ये 45 डेज डिलीवरी डेट से पहले मिलती थी, ईडीडी उसको कहते थे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, और 45 डेज जो है वो बाद में मिलती थी। तो इसके लिए डॉक्टर का, गायनोकोलॉजिस्ट का मेडिकल सर्टिफिकेट, ईडीडी की रिपोर्ट्स वगैरह लगानी पड़ती थी, और फिर उसमें जब छुट्टी खत्म हो जाती थी तो फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ता था ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए। मगर अब गवर्नमेंट ने ये तमाम कंडीशंस रिलैक्स कर दी हैं, क्योंकि इसमें होता ये था कि बहुत सारी एम्प्लॉयज़ जो थी उन बेचारियों की छुट्टी ज़ाया हो जाती थी। गर्मियों की छुट्टियां आ गई, सर्दियों की छुट्टियां आ गई, तो उसकी वजह से उनकी छुट्टी जो थी वो ज़ाया हो जाती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें किया ये है कि उन्होंने कहा है कि अब ये 90 डेज की छुट्टी है और फीमेल सिविल सर्वेंट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ा गया है। वो जितनी मर्जी छुट्टी जो है अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक पहले ले ले या बाद में, सारी पहले ले सकती है, सारी बाद में भी ले सकती है, ठीक है, जैसे उसको कन्वीनियंट हो उसके मुताबिक वो छुट्टी ले सकती है। और इसके लिए अब वो जो कंडीशन थी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता था, वो भी अब कंडीशन जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है वो अब इसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। ये छुट्टी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, सेपरेट छुट्टी है, और ड्यूरिंग द होल सर्विस 3 दफ़ा ये छुट्टी एडमिसिबल है, पे मिलेगी। और इस छुट्टी को बेबी होता है उसको फिर लुक आफ्टर करना होता है, 100 तरह के मसाइल होते हैं फीमेल्स के, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी कोई और छुट्टी पड़ी हुई है, कोई अर्न लीव है आपकी मेडिकल लीव वगैरह के साथ, आप इसको कैजुअल लीव के साथ कंबाइन करके ये छुट्टी को जो है अवेल किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं पैटर्निटी लीव है। पैटर्निटी लीव ये पहले शामिल नहीं थी लीव रूल्स में, ये 2012-13 में अमेंडमेंट आई है इसकी, और ये छुट्टी, नई छुट्टी शामिल की गई है। जैसे कि नाम शो कर रहा है, पैटर्निटी मेल सिविल सर्वेंट को ये छुट्टी मिलती है अगर उनके यहाँ वलादत हो बच्चे की, तो उनको 7 डेज की छुट्टी गवर्नमेंट कहती है कि स्पाउस को और बेबी की को लुक आफ्टर करने के लिए उनको 7 दिन की छुट्टी मिल सकती है। फुल पे छुट्टी मिलती है। ये तीसरी किस्म की छुट्टी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, फुल पे के ऊपर मिलेगी। और ये छुट्टी जो है अगेन इसमें भी ओपन कर दिया गया है, इसको चाइल्ड बर्थ से पहले भी ली जा सकती है या बाद में भी, या हाफ ऑफ करके भी ली जा सकती है। और इसके लिए कंडीशन ये है कि एंटायर सर्विस में ये 2 दफ़ा छुट्टी जो है ये एडमिसिबल है। फिर हम देखते हैं आगे, रिक्रिएशन लीव आ गई है मेरे पास। रिक्रिएशन लीव जो है ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज जो है रिक्रिएशन, यानी कि रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए दी जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 15 दिन की छुट्टी एडमिसिबल है, और इसमें भी रूल ये है कि फर्स्ट 10 डेज की छुट्टी जो होती है वो ऑन फुल पे होती है, और बाकी की जो है वो छुट्टी जो है लीव अकाउंट में से डेबिट होती है, और जो फर्स्ट 10 डेज की है वो वाली छुट्टी लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती, ऑन फुल पे मिलती है। फिर हम देखते हैं आगे स्पेशल लीव। स्पेशल लीव को इद्दत लीव भी कहते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम जो है, इस्लाम के अगर खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में किसी फीमेल की डेथ की, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो आपको पता है इद्दत में रहना होता है, 4 महीने 10 दिन का वो पीरियड है, 130 डेज बनते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे रूल्स में भी इसकी प्रोविजन दी गई है कि अगर फीमेल सिविल सर्वेंट जो हैं उनकी सर्विस के दौरान उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो गवर्नमेंट जो है उनको 130 डेज की स्पेशल लीव जो है वो देती है। ये छुट्टी ड्यूरिंग डेथ होती है, फ़ौरन साथ ही शुरू हो जाती है। और ये गालिबन मैं आपको इससे पहले आपके साथ 4 छुट्टियां डिस्कस की हैं, ये 5वीं किस्म की छुट्टी है जो लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं हो रही, ठीक है। फुल पे छुट्टी मिलती है एक्सेप्ट कन्वेंस अलाउंस, और इसमें कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है इस छुट्टी के लिए, सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है और साथ हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाना होता है। डेथ सर्टिफिकेट पहले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इशू करती थी, अब आजकल नादरा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, नादरा इशू करता है डेथ सर्टिफिकेट।
तो ये छुट्टी जो है चूँकि फीमेल से वो जो है वो घर से बाहर उनके लिए जाने की ममानियत होती है, तो इसलिए वो किसी के हाथ भी अपना एप्लीकेशन और डेथ सर्टिफिकेट भिजवा सकते हैं, या दूसरी सूरत में जब उनका ख़त्म हो जाए छुट्टी तो बाद में भी जाके ये जमा करवाई जा सकती है। ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं है, छुट्टी जो है वो सैंक्शन हो जाती है। फिर है जी लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू एक बड़ी डिफरेंट और स्पेशल किस्म की छुट्टी है, और इसको समझाने के लिए मैं हमेशा मिसाल ये देती होती हूँ कि ये ऐसे है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप जाके बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे लोन दे दें। और क्या आपके कहने पे बैंक मैनेजर आपको लोन देगा? नहीं, नहीं देगा। वो कुछ कोई गारंटी, कोई श्योरिटी देगा। तो वो कहेगा जी इतने कोई आप जितना आप लोन लेना चाह रहे हैं इतने आप कोई प्लेज कर दें हमारे पास, कोई गोल्ड या कोई घर के कागज, प्रॉपर्टी वगैरह। तो बिल्कुल ऐसे ही है, छुट्टी आपके अकाउंट में मौजूद नहीं है मगर आपको छुट्टी रिक्वायर्ड है, यानी ड्यू ही नहीं हुई छुट्टी, अभी आपकी ड्यू ही नहीं हुई अगर आप छुट्टी लेने जा रहे हैं। तो रूल क्या है इसके लिए? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे मैंने कहा था बैंक मैनेजर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी रखेगा, यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं छुट्टी के लिए। पूरी इंटायर सर्विस में 1 साल की छुट्टी ये मिल सकती है लीव नॉट ड्यू, मगर टर्म एंड कंडीशन नंबर 1 ये है कि पहले 5 साल के दौरान आपको, आप कहें जी मुझे पूरे पहले 5 साल में ही पूरे साल की दे दें लीव नॉट ड्यू, तो ये मुमकिन नहीं है। ये आपको सिर्फ 3 डेज़ की छुट्टी है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं मिल सकती, एड हॉक एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं मिल सकती, टेम्परेरी सिविल सर्वेंट को छुट्टी नहीं मिल सकती। ये छुट्टी जनरली डिस्करेज की जाती है, और ये छुट्टी entirely और completely it shall be granted by up to the satisfaction of the authority। अगर अथॉरिटी आपकी जो है वो ये समझती है कि ये हमारा बड़ा अच्छा डेडिकेटेड वर्कर है और इसका कोई ऐसा आन पड़ा है जिसके लिए इसको छुट्टी दे दें और ये वापस आ जाएगा, आके दोबारा ड्यूटी रिज्यूम करेगा, काम करेगा, छुट्टी अर्न करेगा, और जो छुट्टी इसने वेस्ट किया उसको बैलेंस आउट करेगा, फिर वो ये छुट्टी देगी। लेकिन अदरवाइज जो है वो जनरली डिस्करेज किया जाता है कि शायद ये एम्प्लॉय जाएगा तो वापस नहीं आएगा और इसकी छुट्टी कहाँ से जो है इसको रिकवर किया जाएगा, इसलिए इस छुट्टी को जनरली किया जाता है। और एक और इसमें ऑप्शन है, छुट्टी जो है हाफ पे भी दी जा सकती है। तो जो भी जो है उसको समझे मुनासिब उस तरीके से इस छुट्टी को जो है, लेकिन जनरली इस छुट्टी को फिर लोग जानते भी नहीं है, जानते इसीलिए नहीं, छुट्टी को 99% केसेस में डिस्करेज किया जाता है। आगे देखते हैं हम, हमारे पास आ गया स्टडी लीव। स्टडी लीव एक बहुत ही कॉमन छुट्टी है, और ये जो स्टडी लीव है ये बहुत पॉपुलर है स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में। हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपको पता है हमारे कॉलेज साइड पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स एमएससी की बेस के ऊपर एक लेक्चर जो है पॉइंट होके आता है। और अब जैसे कि कॉलेजेस में बीएस की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो और बीएस के लिए यूनिवर्सिटीज की कंडीशन यही होती है कि जी आपके पास एटलीस्ट 1 फैकल्टी मेंबर पीएचडी होना चाहिए, 2-3 एमफिल एमएस डिग्री होल्डर होने चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो स्टाफ है वो अपने आप को अपग्रेड करे इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, और हायर क्वालिफिकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए और उसको इनकरेज किया जाए। यही वजह है कि आपको पता है कि एमफिल जब आप कर लेते हैं तो आपको 5000 अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट इनकरेज करती है, ये इनकरेजमेंट है। पीएचडी हो जाती है 10,000 अलाउंस मिलता है, फिर डायरेक्ट सिलेक्शंस की आपको ऑप्शंस मिलती हैं एमफिल की बेस के ऊपर। तो इसलिए ये छुट्टी जो है इसको जो है वो जनरली इनकरेज किया जाता है। देखा ये क्या है कि बहुत दफ़ा स्पेशली फीमेल सिविल सर्वेंट्स के केस में एचईडी में बहुत ये कॉमन हुआ कुछ अर्सा पहले कि वो छुट्टी पे चली जाती थी फीमेल्स, जब कभी उनको पोस्टिंग दूसरे स्टेट से पोस्टिंग हुई और अब ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, तो क्या करती थी, छुट्टी के लिए अप्लाई किया स्टडी लीव के लिए और स्टडी लीव पे चली गई। साल 2 साल 3 साल बाद वापस आई, कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेट शो नहीं कराया और चुप करके पोस्टिंग ले गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्टनेस की है, और गवर्नमेंट जो है अब छुट्टी इकट्ठी भी नहीं देती, 1-1 साल की छुट्टी दी जाती है। और फिर साल की छुट्टी को एक्सटेंड सिर्फ उसी सूरत में किया जाता है कि जब वो अपना साथ रिजल्ट कार्ड्स डीएमसीज लगाते हैं, फिर सुपरवाइज़र की रिपोर्ट साथ लगाई जाती है जो कि ये कंफर्म करता है, श्योर करता है कि जी इसने वाकई स्टडीज़ ये पढ़ रहा है, इसने सो फार इतने कोर्सेज पढ़ लिए हैं, इतने रह गए हैं, रिसर्च कर रहा है।
तो उन रिपोर्ट्स, वो जो सर्टिफिकेट होता है ड्यूली अटेस्टेड होता है चेयरपर्सन या चेयरमैन से, तो उन सर्टिफिकेट्स और रिजल्ट कार्ड्स को, प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हुए गवर्नमेंट फिर उसकी छुट्टी को जो है एक्सटेंड करती है, सिर्फ इसलिए कि इस छुट्टी का मिसयूज ना हो। ठीक है, तो स्टडी लीव जो है सिर्फ कॉलेज के प्रोफेसर्स और स्कूल साइड के एम्प्लॉयज़ के लिए एडमिसिबल नहीं है, ये पीएमएस के ऑफिसर्स और जो सीएसपीज हैं उनके लिए भी छुट्टी एडमिसिबल है, क्योंकि वो भी बहुत सारी हायर स्टडीज़ के लिए, हायर कोर्सेज के लिए, जैसे उनकी पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, साइंटिफिक कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनके लिए वो बाहर भी जाते हैं, तो ये स्टडी लीव जो है उनके लिए भी एडमिसिबल है। स्टडी लीव के लिए दो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहले तो ये कि शुरू के जो 5 साल की सर्विस होती है उसमें स्टडी लीव एडमिसिबल नहीं है। वैसे भी जो शुरू आपकी जब सर्विस स्टार्ट होती है तो आप प्रोबेशन के ऊपर होते हैं, 2 साल आपकी प्रोबेशनरी पीरियड है। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट आपका गजट नोटिफिकेशन इशू कर दे और आपको नोटिफाई कर दे तो आप परमानेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर होते हैं। अदरवाइज आपका जो कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट के पास बहुत ढेर सारे काम है, टाइम ही नहीं होता, तो फिर उस सूरत में आपका प्रोबेशनरी पीरियड 1 साल मजीद एक्सटेंड होता है। टोटल आपका प्रोबेशनरी पीरियड 3 इयर्स का होता है इन केस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। और जब आप अभी अल्लाह खैर करे अब आप लोगों की प्रमोशन होगी तो इन दैट केस प्रमोशन की सूरत में अगेन पॉइंट इन जो है ना, ये जो आपकी प्रमोशन है ये भी आपकी अपॉइंटमेंट ही है। अपॉइंटमेंट जो है बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट बाय थ्रू प्रमोशन है, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है, 3 कैटेगरीज हैं। तो अपॉइंटमेंट थ्रू प्रमोशन के ऊपर भी अगेन आप प्रोबेशनरी पीरियड पे जाएंगे, मगर अब आपका प्रोबेशनरी पीरियड 1 साल का होगा। फिर अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो ठीक है, अदरवाइज ना नोटिफाई करने की सूरत में आपका प्रोबेशनरी पीरियड 1 साल मजीद एक्सटेंड हो जाएगा। और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ successful completion of probationary period of 2 years, you people shall be deemed to be considered as permanent employees। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेशनरी पीरियड में तो आपको किसी सूरत स्टडी लीव नहीं मिल सकती, और 5 साल, शुरू के 5 साल जब स्टार्ट हुई सर्विस, आपको स्टडी लीव एडमिसिबल नहीं है। इसी तरह से रिटायरमेंट के आखिरी 3 साल भी आपको स्टडी लीव नहीं मिल सकती। कि एक एम्प्लॉई है, वो कहता है 57-58 ईयर्स का हो गया, वो कहता है जी अब मुझे स्टडी लीव दे दें, मैं एमफिल पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा? ना तो बच्चों को कोई फ़ायदा है, ना कम्युनिटी को कोई फ़ायदा है, ना डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा है। इसलिए लास्ट 3 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट में भी ये स्टडी लीव एडमिसिबल नहीं होती, शुरू के 5 साल में भी एडमिसिबल नहीं होती। ठीक है, अब ये छुट्टी जो है क्या आपके लीव अकाउंट में से डेबिट होगी? नहीं, मेरा ख्याल है इससे पहले मैं आपसे 5 छुट्टियां मैंने डिस्कस की हैं गालिबन, तो ये फिर छठी छुट्टी बनी जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, और ये सेपरेट लीव है। इसके लिए इसमें भी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 2008-9 में अमेंडमेंट्स आई थी, और पहले तो ये छुट्टी सिर्फ 2 साल की होती थी, लेकिन अब इसमें ये है कि ये 4 साल की छुट्टी है मैक्सिमम स्टडी लीव। अगर आप उसमें से एमफिल के लिए छुट्टी लेंगे तो वो 2 साल की मिलेगी। एमफिल या एमएस के लिए एक ही रूल है, आपको 2 साल की छुट्टी मिलेगी, और वो 2 साल की छुट्टी आपको ऑन जो है उसके लिए जब लिखा जाता है ऑर्डर तो उसमें लिखा जाता है आइदर 75% ऑफ फुल पे और एवरेज पे, विच एवर इज बेनिफिशियल। तो अकाउंट ऑफिस वालों का मानना है कि शायद 75% ऑफ फुल पे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये छुट्टी जो है 2 साल के लिए एमफिल के लिए मिलती है, और अगर आपने 2 साल के लिए अवेल कर ली है तो अब आपके पास 2 साल की छुट्टी और बच गई है, वो आप 2 साल की छुट्टी पीएचडी के लिए ले सकते हैं। पीएचडी की छुट्टी जो है ऑन फुल पे मिलती है, और इसमें तो बल्कि बाकायदा ये भी रूल मौजूद है कि कन्वेंस अलाउंस भी नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है वो जो एम्प्लॉई है उसने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना आना होता है पढ़ाई के लिए, तो कन्वेंस अलाउंस जो है वो एडमिसिबल है। मेरी इस पे एजी वालों से बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो ये ऑन फुल पे छुट्टी है, लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं हो रही है, और मैक्सिमम छुट्टी कितनी है? 4 साल की। अच्छा, अब अगर किसी ने एमफिल के लिए छुट्टी अवेल नहीं की तो वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए छुट्टी पे जाएगा, और पीएचडी के लिए जो छुट्टी लेगा वो मैक्सिमम छुट्टी उसको 4 साल की मिल जाएगी। ठीक है, और अगर वो एमफिल के लिए 2 साल की छुट्टी पहले अवेल हो चुका है तो पीछे 2 साल की बच जाएगी, वो रिमेनिंग छुट्टी जो है पीएचडी के लिए ले सकता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं खुद भी उसका आंसर आपके साथ कर देती हूँ, पता नहीं हमें टाइम मिल सकेगा क्वेश्चन आंसर का कि नहीं, कि अगर पोस्ट डॉक के लिए जाएं तो क्या तब स्टडी लीव एडमिसिबल है? तो इसका आंसर ये है कि पोस्ट डॉक के लिए स्टडी लीव एडमिसिबल नहीं है। पोस्ट डॉक की कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है स्टडी में। पोस्ट डॉक ना तो हमारी टर्म एंड कंडीशन में है सर्विस रूल्स के अंदर। ठीक है, पोस्ट डॉक के लिए आप ये कर सकते हैं कि मैंने कई लोगों को इस पर एडवाइस भी किया,
जब पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं रिसर्च एसोसिएट के तौर पे। तो अगर आपका जो सुपरवाइजर जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसके आपने एडमिशन लेना होता है और सुपरवाइजर की एक रिपोर्ट होती है, उस बेसिस के ऊपर आपका पोस्ट डॉक जो है वो आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाते हैं। तो अगर आपको भी लिख के दे देता है कि ये हमारे पास पार्ट टाइम जॉब भी करेगा, तो फिर आपका वो डेपुटेशन अब्रॉड कहलाएगा। और डेपुटेशन अब्रॉड का फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें मुलाजमत कर सकते हैं और आपकी वो छुट्टी कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो और उसमें फिर आपका जो ऑर्डर इशू होता है उसकी 4-5 टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनकी जी। सैंक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स पाकिस्तान लीव या स्टडी लीव / एक्स पाकिस्तान लीव ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो आपकी पहली टर्म एंड कंडीशन होती है ना, उस पर लिखा जाता है ही और शी शैल नॉट सीक एनी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आउटसाइड द कंट्री, जो भी है अगर आउटसाइड द कंट्री। तो ये कंडीशन रिलैक्स हो जाती है। इन केस ऑफ डेपुटेशन अब्रॉड आप जॉब कर सकते हैं। हाँ, उसमें फिर एक कंडीशन ये डाल दी जाती है कि आप उस पीरियड का जो आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है उसको आप फॉरेन करेंसी में आपने डिपार्टमेंट में जो है वो जमा करा देती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टडी लीव के बारे में डिटेल्स बता दी। अब हम देखते हैं आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे। ईओएल विदाउट पे है, ये विदाउट पे है। मैं इस पर फिर स्ट्रेस कर रही हूँ, कल भी मेरा लेक्चर था तो फिर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी ये विद पे है विदाउट पे है। ये विदाउट पे है, और जो विदाउट पे है ना उसका लीव अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आपके इसका मतलब है कि चूंकि ये पे के साथ है ही नहीं, विदाउट पे है, तो लीव अकाउंट में से टैब हो रही है। इसके लिए 2 रूल्स हैं। जब आप कोई लंबी छुट्टी तो आपके अकाउंट के अंदर है ना, वो तो आपकी मर्जी है, आप जितनी अवेल करना चाह रहे हैं उतनी उसमें से माइनस हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने, कुछ लोग हैं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के मुल्क में जाते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके लिए फिर उनका कुछ स्टे होता है बाहर। अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो फिर रिज़ाइन कर देते हैं। अगर वो सेटल डाउन नहीं होते तो फिर उनके पास ऑप्शन होती है, एक दरवाज़ा खुला होता है, वापस आ जाते हैं डिपार्टमेंट में और आके दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये यूएल विदाउट पे, ये छुट्टी बेसिकली उन पर्पजेज़ के लिए होती है। यूएल विदाउट पे / एक्स पाकिस्तान लीव भी इसको कहा जाता है। और ये इसके लिए 2 रूल्स हैं। अगर आपकी, ये आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है कितनी छुट्टी आपको मिलेगी। अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस लेस देन 10 ईयर्स, इट इज लेस देन 10 ईयर्स, तो फिर उस सूरत में आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो 2 साल की छुट्टी देगा। अगेन छुट्टी कैसी है, ईयूएल विदाउट पे। और उसके बाद आपका केस, अगर आपको एक छुट्टी चाहिए तो आपका केस जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली साथ पूरा डिटेल नोट बना के जस्टिफिकेशन दे के भेजा जाएगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको 3 साल की छुट्टी, ठीक है, मजीद दे सकता है। तो टोटल आपकी छुट्टी इस तरह से 5 साल की हो जाएगी। अब अगर कोई चाहता है कि 5 साल से बियॉन्ड छुट्टी ले, तो उस सूरत में उसका केस जो है वो ये देखें, जितने भी मैं आपको रूल्स और पॉलिसीज और जो पढ़ा रही हूँ रेगुलेशंस, वो उन तमाम की जो रिलैक्सेशन है वो चीफ मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है। तो चीफ मिनिस्टर के पास ही इज वेस्टेड विद फुल अथॉरिटीज, बिकॉज वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और वो किसी भी रूल को, किसी भी पॉलिसी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो बियॉन्ड 5 ईयर्स अगर किसी को ईओएल विदाउट पे चाहिए तो उसके लिए उसकी समरी का केस बना के जनरली तो डिस्करेज करते हैं। लेकिन प्रोविजन किसके पास है, अथॉरिटी अब जो है वो सीएम के पास होती है। सीएम के पास फिर समरी बना के भेज देते हैं। अगर सीएम उसको अलाउ कर दे तो सीएम की पावर्स अनलिमिटेड होती हैं। वो फिर इन रिलैक्सेशन, उस पर लिखा जाता है इन रिलैक्सेशन ऑफ रिवाइज लीव रूल्स 1981, वो उसको रिलैक्स कर देता है और छुट्टी जो है वो जितनी मुनासिब समझे वो दे देता है, सेंक्शन कर देता है। दूसरी देखते हैं, अगर किसी लेंथ ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 10 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर उस सूरत में उसका पेरेंट डिपार्टमेंट उसको 5 साल की छुट्टी दे सकता है और यूएल विदाउट पे। उसके बाद उसका केस एफडी में जाएगा, एफडी को 3 साल की छुट्टी दे सकता है। टोटल 8 साल हो गए। 8 साल से मजीद छुट्टी बियॉन्ड 8 ईयर्स चीफ मिनिस्टर दे सकता है, रिलैक्सेशन ऑफ लीव रूल्स देगा और उसके लिए वैसे ही समरी बना के भेजी जाएगी। अच्छा, ये जो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि कंटिन्यूस सर्विस से मुराद ये है कि आपकी उस छुट्टी में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई छुट्टी ऐसी विदाउट पे नहीं। अगर जो आप छोटी मोटी छुट्टी, किसी ने को मैटरनिटी लीव, पेरेंटी लीव या अर्न लीव या मेडिकल लीव ली है, तो वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको ईवल विदाउट पे के रूल्स बता दिए। और उसके साथ आपके मद्देनजर ये बात होनी चाहिए कि जब कभी भी आपकी छुट्टी जो है वो 5 साल से एक्सीड करेगी तो आपका नाम जो है वो सीनियरिटी लिस्ट में से निकाल लिया जाएगा और एक सेपरेट स्टैटिक सीनियरिटी लिस्ट होती है। सीनियरिटी नहीं, उसको कहते हैं स्टैटिक लिस्ट। स्टैटिक लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाता है और जब तक आप फिर छुट्टी पे रहते हैं
आपका नाम स्टैटिक लिस्ट पे ही रहता है। इस अरसे के दौरान अगर आपकी प्रमोशन की बारी आए तो आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती। आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपकी प्रमोशन है वो आप वापस आके 1 साल की सेटिस्फैक्ट्री एसीआर अर्न करते हैं और फिर आपकी प्रमोशन जो है वो आपका जो भी नेक्स्ट मीटिंग होती है उसमें आपका केस जो है प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाता है। फिर हम चलते हैं आगे एक्स पाकिस्तान लीव। ये एक्स पाकिस्तान लीव बड़ी ऑर्डिनरी एक्स पाकिस्तान लीव की तरह नहीं है। ये बेसिकली ऐसे सिविल सर्वेंट्स के लिए छुट्टी है जिनकी पोस्टिंग, जैसे आपकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती है, तो कुछ हमारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे के दूसरे मुल्कों में पोस्टिंग्स होती है। जैसे फॉरेन सर्विस के हैं लोग हैं, तो इनको दूसरे कंट्रीज़ में कभी हाई कमिश्नर लगाया जाता है, कभी एम्बेसडर्स लगाया जाता है, तो इनकी पोस्टिंग्स मुख्तलिफ मुल्कों में होती रहती हैं। एक्चुअली ये अपनी सरकारी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस अरसे के दौरान ये इनकी छुट्टी कंसिडर नहीं होगी। उनका स्टेटस एक्स पाकिस्तान लीव का ज़रूर रहेगा, लेकिन उनको पूरी सैलरी मिलेगी और वो सैलरी उनको उस मुल्क की जो करेंसी होती है उसके मुताबिक पे की जाती है और उनकी छुट्टी कंसिडर नहीं होगी, लेकिन स्टेटस एक्स पाकिस्तान लीव का कहा जाएगा। फिर क्वारंटीन लीव आ जाती है हमारे पास। क्वारंटीन लीव जैसे उसका नाम शो कर रहा है, ऐसी कोई बीमारी जिसमें कि कंटेजियस है और दूसरे को लग सकती है। जैसे आपने देखा पिछले 2 साल हमने भुगता कोरोना को, तो ये कोरोना जैसी बीमारियों के लिए ही ये स्पेशल लीव गवर्नमेंट ने अपने मुलाजमों के लिए रखी है। ये कैजुअल लीव में से इसका अकाउंट जो है वो नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा कैजुअल लीव की किस्म है और इसमें खुदा ना खास्ता अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी कंटेजियस हो जाती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाना पड़ेगा, जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो भी साथ लगानी पड़ेगी और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसमें ये छुट्टी रिफ्यूज़ नहीं होती क्योंकि ज़ाहिर है वो काम नहीं कर सकता। आपने देखा कोरोना में कितना ज़्यादा जो था वो एक दूसरे से बचना था, दूसरे से दूर रहना था, क्वारंटीन करना था, तो इसलिए ये छुट्टी जो है इसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें कोई सब्स्टिट्यूट देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है सच। जब तक कि आप ठीक पहले फर्स्ट इंस्टेंस में 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, उसके बाद फिर टेस्ट रिपोर्ट कराया जाता है। अगर तो वो नेगेटिव हो जाए तो आप अपनी छुट्टी ज्वाइन करेंगे और अगर खुदा ना खास्ता किसी का टेस्ट की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आए तो उसको छुट्टी एक्सटेंड कर दी जाती है। लीव ऑन फुल पे मिलती है ये, और ये गालिबन छठी या 7वीं किस्म की छुट्टी है जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती। फिर आ जाता है हमारे पास LPR, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट जो है ये एक ऐसी छुट्टी है जो कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अपने सरकारी मुलाजमों का गवर्नमेंट बड़ा एहसास करती है। वो कहती है जी एक मुलाजिम जो कि हमें अपनी 25-30 साल अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा खून पसीना उसने दिया हमें और सर्व किया डिपार्टमेंट को, कौम को, मुल्क को, तो गवर्नमेंट कहती है जी हम भी रियलाइज़ करते हैं इसका जो आखिरी साल है हम इसको छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी पे भेज देते हैं। लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, उसने जो भी अपनी प्रेपरेशंस करनी है रिलेटेड विद रिटायरमेंट, किसी ने अपने घर बनाना है, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई जॉब ढूंढनी है, कोई बच्चों की शादी करनी है, तो वो बड़े सुकून से अपने सारे मामला तय कर ले और गवर्नमेंट उसको घर बिठा के पूरे साल की जो है वो सैलरी दे देती है। ठीक है, एक तो ये छुट्टी थी। उसके बाद फिर इस छुट्टी, ओरिजिनली तो यही छुट्टी थी लेकिन उसके साथ फिर गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन भी डाल दी, वो थी लीव इनकैशमेंट इन ल्यू ऑफ LPR। मसलन लोगों ने कहा कि जी हम छुट्टी पे नहीं जाना चाहते, हम काम ही करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा जी ठीक है फिर आप ऐसा करें अगले साल अगर आप LPR पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि LPR पे जाने का नुकसान ये होता था कि जो कोई LPR पे जाता था अगर उस अरसे के दौरान उसकी प्रमोशन की मीटिंग, प्रमोशन केस कंसिडर मीटिंग आ जाती थी तो उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती। तो ये और देखा गया बहुत सारे केसेस में कि लास्ट ईयर भी प्रमोशन की मीटिंग जो है लोगों की देखी गई है, प्रमोशंस होती हैं लोगों की, और इवन कुछ लोगों की तो वो प्रमोशन मीटिंग्स पहले हो जाती हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, बाद में फिर वो एक दिन के लिए बैक डेट में ज्वाइन कर लेते हैं और एक्चुअलाइज करा के प्रमोशन फिर अपनी पेंशन के केसेस जो हैं वो बनवाते हैं। तो ये जो LPR का है इसमें ऑप्शन दूसरी गवर्नमेंट ने ये दे दी है कि ठीक है अगर कोई काम करना चाहता है आखिरी साल तो वो काम करे, जो वो साल काम करेगा उसको उसकी सैलरी जो है वो मिलती रहेगी साथ साथ, और उसके अलावा उसको जो उसकी छुट्टी, वो जो हमने सेकंड स्लाइड के ऊपर अर्न लीव देखी थी, अगर उसके अकाउंट में अर्न लीव पड़ी हुई है तो उसको उस अर्न लीव की हम इनकैशमेंट दे देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम इनकैशमेंट इसके लिए 2-3 दफ़ा ये रूल्स रिवाइज हुए हैं। पहले ये 3 मंथ्स की थी, फिर ये 6 की हुई और 2013-14 में ये जो है ये अब पूरे साल की उन्होंने कर दी है 365 डेज। अगर किसी के अकाउंट में 365 डेज अर्न लीव पड़ी हुई है, उसकी जमा है, एक्यूमुलेटेड है, तो उसको उसकी इनकैशमेंट हो जाएगी। ठीक है,
और ये जो छुट्टी है ये इसके लिए ये रूल है कि आखिरी 1 साल में आपने, अगर आपने लीव इनकैशमेंट करानी है तो आपको आखिरी 1 साल में फिर छुट्टी पे नहीं जाना, ठीक है, आपको छुट्टी एडमिसिबल नहीं होगी। तो ये मैंने आपको जो है वो रूल बता दिया लीव इनकैशमेंट का। तो इसका मतलब है कि फिर डबल सैलरी हो गई, एक तो वो जो उसने काम किया उसको वो सैलरी मिल गई, और दूसरा जितनी उसकी छुट्टी अकाउंट में पड़ी हुई है उसकी इनकैशमेंट हो जाएगी। अगर 365 डेज से ज़्यादा की छुट्टी पड़ी हुई है तो उसको वो छुट्टी ज़ाया चली जाएगी, सिर्फ इनकैशमेंट उसको 365 डेज की होनी है। और अगर किसी की छुट्टी कम है तो ऑब्वियसली जितनी छुट्टी है सिर्फ उतनी ही इनकैशमेंट होगी। ये जी एंड हो गया मेरा लीव रूल्स का, और इसके साथ मैं अब ज़रा पीडा शुरू करने लगी हूँ। और फिर जो है कोशिश होगी कि आखिरी हमें कोई 5 से 10 मिनट मिल सकें तो हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। मुझे जस्ट एक मैसेज डाल दीजिएगा कि आप सबको मेरी इसमें चैट में, क्या आपको मेरी स्लाइड्स जो हैं विजिबल हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस के नाम से, ताकि मैं फिर दूसरा लेक्चर शुरू कर सकूँ। ओके, थैंक यू। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी पीडा, जैसे मैंने आपको बताया पीडा का लेक्चर, लोग बड़ा डरते हैं पीडा से, पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना मुश्किल है ये वो। आई विश आपको मैं पीडा पढ़ाती, मगर टाइम की शॉर्टेज है, मैं आपको पूरा पीडा नहीं पढ़ा सकूंगी। 70 स्लाइड्स हैं, पीडा के 26 सेक्शंस हैं। मैं आपसे सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल बेसिकली थोड़ी आपको पीडा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। फिर कभी इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स होती रहती हैं आपकी। 18 to 19 अल्लाह करेगा आप प्रमोट होंगे, 19 to 20 जाएंगे। पीडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंपलसरी और मैंडेटरी लेक्चर होता है, तो उसके ऊपर फिर जो है आप फिर डिटेल में इसको देख सकेंगे। वैसे आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपके साथ अपना वो जो उसका है वो भी शेयर कर दूंगी। जो यूट्यूब PHEC की वेबसाइट के ऊपर मेरा लीव रूल्स का लेक्चर पड़ा हुआ है। खास तौर पे मैंने बताया एंड में 15-20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स ने, उनके आंसर्स मैंने किए हुए हैं, वो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। फिर उसमें एक और लेक्चर है ACRs PERs का, इसमें तो शामिल नहीं है। PHEC की ट्रेनिंग में तो वो बड़ा मैंडेटरी लेक्चर होता था, हाउ टू राइट ACRs और हाउ टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स, कि अगर आपकी ACRs की क्या इंपॉर्टेंस है, टाइमलाइन क्या है, किसने लिखनी है, और अगर आपके एडवर्स रिमार्क्स की क्या है हैसियत है, और अगर आ जाएं कौन से एडवर्स रिमार्क्स होते हैं और वो किसने एक्सपंज करने हैं, किसके पास एक्सपंजिंग अथॉरिटी कौन होती है और उसका तरीक़ेकार क्या है, वो सारा उसके अंदर है। फिर एंड में वही 15-20 मिनट 25 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो उसको भी ज़रा 2 बल्कि लेक्चर्स पड़े हुए हैं उसके अंदर, पॉपुलर वीडियोस में। PERs के एंड में क्वेश्चन आंसर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सुनने वाले होते हैं, लोगों की क्वेरीज होती हैं जिनको मैंने एड्रेस किया हुआ है। तो अगर आपको टाइम मिले और आप इंटरेस्टेड हो तो उसको ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, पीडा में जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या वजह बनी पीडा को क्यों लाया गया। बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि पीडा से पहले जब से पाकिस्तान बना कौन कौन से हमारे पास एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स बनाए गए, पीडा लाने का मकसद क्या था, रैशनल क्या था, और फिर पीडा की 26 सेक्शंस। आज मैं आपके साथ पीडा के 26 सेक्शंस तो डिस्कस नहीं कर सकूंगी, मगर जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मेजर माइनर पेनल्टीज ये आपके साथ मैं करूंगी, और टाइम फ्रेम्स और जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं पीडा की। बैकग्राउंड ये है, आपको पता है ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो उस मुल्क में इंसाफ का होना बड़ा ज़रूरी है, उसमें रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून बनाए जाएं और कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ठीक है। सज़ा और जजा के कवानीन मुरतब करना बहुत ज़रूरी है। अब कोई अच्छा काम करे तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अप्रेजल होना चाहिए, और अगर कोई गलत काम करे तो फिर उसकी सज़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत काम पे सज़ा नहीं दी जाएगी तो फिर जो है ना जुर्म फैलता जाएगा और वो माशरा उसमें नाइंसाफ़ी फैल जाएगी, और जो है वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले हमारे जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स बनाए गए 1960 में, जबकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी थी, तो इनका नाम था END रूल्स वेस्ट पाकिस्तान 1960। फिर जब अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश अलहदा हो गया तो END रूल्स में थोड़ी सी अमेंडमेंट लाई गई और इसका नाम पड़ गया END रूल्स 1975। फिर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आई 1999 में और इसका नाम पड़ गया END रूल्स 1999। तो ये END रूल्स 1999 तक रहे। इनको हटाने का मकसद ये था कि ये जो END रूल्स थे ये बहुत लेंथी और लेबोरियस प्रोसेस था, साल हर साल गुजर जाते थे, इट टुक मैनी इयर्स टू फाइनलाइज द इंक्वायरी।
इंक्वायरी शुरू हो जाती थी, फिर वो चलती रहती थी, टाइम लिमिट दिया नहीं हुआ था, एम्प्लॉय बेचारा सफ़र करता था, बाज़ औक़ात तो अक्सर केसेस में वो बेचारा एंड में सज़ा ही, आप जैसे अखबारों में भी सुनते हैं कि जी वो 15-20 साल जेल में रहा और एंड में पता चला कि उसका तो जुर्म ही साबित नहीं हुआ और वो बेचारा अपनी सारी जो है वो जवानी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजार के बेचारा वापस निकल आया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता था, साल हर साल इंक्वायरी चलती थी, फाइनलाइज नहीं होती थी और वो बेचारा एम्प्लॉय सफ़र करता रहता था और उसकी प्रमोशन भी नहीं हो सकती थी, इफेक्टेड होती थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो मायूसी और एनार्की वगैरह फैल जाती थी। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इसको अमेंड किया जाए। 2000 में आपको पता है जब मार्शल लॉ आया तो रूल्स जो हैं वो चेंज हुए और आप में से कुछ लोग होंगे पॉलिटिकल साइंस वगैरह के, उनको मेरे से ज़्यादा पता है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होती, जब मार्शल लॉ आ जाता है तो उस वक्त जो भी कोई लॉ या रूल बनाया जाता है उसको जो प्रेसिडेंट बनाता है फेडरल में या सूबे में गवर्नर बनाता है, उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इस चूँकि ये बनाया गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस बनाया गया 2000 में और पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट किया, गवर्नर ने इसका नाम डाला गया पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस 2000, PRS 2000। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता है कि जो ऑर्डिनेंस है इसकी लाइफ जो है 4 मंथ्स होती है और इसको फिर उसकी सूबे या मुल्क की असेंबली में जो है वो पेश करना होता है और वहाँ से इसको पास करवाना होता है, तो फिर ये अप्रूव होता है और एक्ट बन जाता है। लेकिन चूंकि उस वक्त तो गवर्नमेंट थी नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहा। अब इसको फिर ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई 2006 में जाके जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी, इलेक्शंस हुए, वो रीज़न ये थी कि ये जो PRSO था इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्क्वीज कर दिया गया। 45 डेज का टाइम पीरियड रखा गया कि जी PRSO लगाया जाएगा और 45 डेज के अंदर आर या पार कर दिया जाएगा, इंक्वायरी फाइनलाइज, ख़त्म बात। ठीक है, तो फिर ये देखा गया कि 45 डेज वाज नॉट इनफ पीरियड। इतना पीरियड कम था कि जिसमें हेयरिंग भी नहीं दी जा सकती थी, पूरा एक्यूज को अपनी सफाई का मौका नहीं मिल सकता था, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इसको भी अमेंड कर दिया जाए, इसकी जगह कोई और अच्छा जो लॉ रूल बनाया जाए। तो 2006 में जब फिर इलेक्शंस के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी तो हमारे यहाँ पे पंजाब में जो बिल पेश किया गया पंजाब असेंबली में, उसका नाम रखा गया पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक्ट 2006। ठीक है, अच्छा, और आपको मैं ये भी बता दूं कि कोई भी बिल जब असेंबली पास कर देती है तो उसको स्टेटस जो है ना वो एक्ट का स्टेटस कहलाता है, फिर वो कहलाता है कि एक्ट है। जब भी आप सुनेंगे ना एक्ट तो इसका मतलब फ़ौरन आपके जेहन में आना चाहिए कि अच्छा ये उस सूबे की असेंबली ने पास कर दी है, इसलिए अब ये इसकी प्रॉपर शक्ल निकल आई है, ये इसकी प्रॉपर लीगल हैसियत हो गई और ये एक्ट का दर्जा पा गया। तो पीडा एक्ट 2006 में पास हुआ और ये आज भी एप्लीकेबल है। ये तो मैंने आपको इसका बैकग्राउंड और रैशनल बता दिया। तो अब इसका मतलब है अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो अब तक हमारे पास 3 END के रूल्स आए, 1960 के, 75 के, 1999 के, एक ऑर्डिनेंस आया 2000 में और फिर लास्ट में 2006 में एक एक्ट आ गया। अब इसके अंदर छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं और जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। पीडा जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? पीडा सिर्फ पंजाब के एम्प्लॉइज़ के ऊपर अप्लाई होता है। पंजाब से शुरू हो रहा है, पंजाब के हम कहें जी सिंध में जाके पीडा, नो, सिंध के एम्प्लॉइज़ पे पीडा नहीं, सिंध वालों ने अपना कोई एक्ट पास किया होगा और वो वहाँ पे उनका एप्लीकेबल होगा। ठीक है? तो पंजाब के एम्प्लॉय जूँ ही ये बना 2006 में, उसके साथ ही ये एप्लीकेबल हो गया। इट केम इनटू फोर्स से मुराद है कि ये एप्लीकेबल हो गया और नाफिज हो गया। ठीक है, पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के एम्प्लॉइज हैं सबके ऊपर पीडा लगता है। कॉर्पोरेशन सर्विस के एम्प्लॉइज, ऑटोनोमस बॉडीज, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब ने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG से और सिंडिकेट से में ये अडॉप्ट किया है रख के पीडा को और उनके एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी पास होता है। बल्कि मेरी एक दिन HBL के जो बैंक मैनेजर थे उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बैंकिंग सेक्टर में भी उन्होंने अपनी जो भी गवर्निंग बॉडी है वहाँ पे पीडा को अप्रूव कराया है और उनके एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी पीडा अप्लाई होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा आखिरी चीज़ क्या है, पीडा में एक ख़ास प्रोविजन दी गई है जो पहले नहीं दी गई थी। अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है तो हम कहते हैं जी उसके खिलाफ तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता, सिर्फ पेंशन रूल्स हैं 1966 जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है, इसके अलावा उसके खिलाफ प्रोसीड नहीं किया जा सकता।
तो पीडा में एक ये क्लॉज रखी गई है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, अब कंडीशन क्या है जी, 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट के नोटिस में आता है, छोटी मोटी बात पे नहीं, अगर कोई बहुत सीरियस स्वीयर किस्म की कोई उसने एम्बेजलमेंट की है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है फंड्स की, कोई पैसा खाया है, ठीक है, कोई कोई ऐसे ही कोई गबन वगैरह के केसेस हैं उसके खिलाफ, तो उस सूरत में 1 साल के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पीड़ा लगा सकती है। और फिर उसके लिए अगली कंडीशन ये होती है कि 1 साल मजीद और टाइम पीरियड दिया गया है, 2 साल के अंदर अंदर उस इंक्वायरी को फाइनलाइज करना होता है। अब पीडा में छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। एक्यूज, पीडा में जब भी शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, लेटर डाले जाते हैं, बुलाया जाता है, तो वर्ड लिखा जाता है एक्यूज। एक्यूज कहते हैं जी मुलजिम को। एक्यूज एक ऐसा बंदा है जिसके खिलाफ पीडा की इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। उर्फ हम उसको जैसे अदालतों में वो कहते हैं मुलजिम, मुलजिम को अभी फर्दे जो है वो लगी है, अभी है, अभी वो मुजरिम नहीं बना, ठीक है। तो इसलिए इसको लिए वर्ड एक्यूज्ड है। अगर तो वो साबित हो गए उसके खिलाफ चार्जेस, तो फिर वो मुजरिम बनेगा, ठीक है। अगर चार्जेस जो हैं वो प्रूव ही ना हो सके तो फिर उसकी एग्जॉनरेशन हो जाएगी। तो इसलिए पीडा में जब जब उसको बुलाया जाता है पर्सनल हियरिंग के लिए, शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, इंक्वायरी प्रोसीड की जाती है, तो उसके लिए वर्ड जो है वो एक्यूज्ड का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आई होप सो कि अब तक जितनी आपकी ट्रेनिंग हुई है शायद किसी ने आपको बताया ही होगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी होती है। हर ग्रेड और हर क्लास के लिए एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी मुख्तस की गई है, जो उसके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स इशू करती है, जो उसकी प्रमोशन के ऑर्डर्स नोटिफाई करती है, जो उसकी ट्रांसफ़र करती है, जो उसकी सर्विस से तमाम मामलात को लुक आफ्टर करती है, जो उसकी अथॉरिटी होती है। मसलन अब ये तो बहुत लंबी बहस है, टाइम मेरे पास है नहीं, हम सिर्फ अपने आप को लिमिटाइज करते हैं एचईडी के लेवल तक, वो भी ग्रेड 17 से अबव हमारा जो केडर है, ठीक है। तो ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी एचईडी है। और इसके अलावा किसी भी और डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो उस डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है वो अपने ही डिपेंड के ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के ऑफिसर्स की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। और उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हों, प्रमोशन ऑर्डर्स हों, ट्रांसफर ऑर्डर्स हों, ठीक है, टीचर्स हों, कोई भी जितने भी किस्म के ऑर्डर्स हैं सारे के सारे अप्रूवल वो अथॉरिटी ही दी है। अथॉरिटी के अप्रूवल से उनके जो है वो ऑर्डर्स इशू होते हैं। ये अलग कि आपके ऑर्डर्स पे उनके साइन नहीं होते सेक्रेटरी साहब के, मगर जो फाइल में अप्रूवल होता है सेक्रेटरी साहब ने खुद दिया है, या सेक्रेटरी साहब ने बाज़ औक़ात सेक्रेटरी साहब के पास बहुत काम होता है तो उन्होंने अपनी पावर्स नीचे डेलीगेट की होती हैं टू द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। तो जो अगर तो पावर डेलीगेट है तो जो डेलीगेट ऑफिसर है वो अप्रूवल देगा, सेक्रेटरी साहब को अप्रूवल देते हैं, और उनके अप्रूवल के बाद ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के जो ऑर्डर्स हैं वो इशू किए जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो इंक्वायरी इनिशिएट करती है। तो ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी साहब है। जब ग्रेड 17 और ग्रेड 18 का ऑफिसर कोई काम करेगा और उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करने का की बारी आएगी, तो उसकी इंक्वायरी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही इनिशिएट करेगी। जब उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करेगी तो अब उसका नाम बढ़ जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी एचईडी है। जब वो पीडा इनिशिएट करेंगे तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। वो उसकी अथॉरिटी ग्रेड 19 अभी अपॉइंटेड मिनिस्टर है करने के लिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी होते हैं वो बहुत होते हैं, शो का नोटिस वो वाहिद नोटिस है, ऑर्डर है, वो वाहिद लेटर है जिसके ऊपर इसको साइन करती है। जब शो कॉज नोटिस होता है तभी साइन है या कंप्यूटर अथॉरिटी के खुद के साइन होते हैं, और नीचे जो एंडोर्समेंट्स लगी होती हैं वहाँ सेक्शन ऑफिसर के साइन होते हैं। तो अब जो हाँ जब चीफ मिनिस्टर की बात आ गई, क्या क्वेश्चन है कि क्या 19 ग्रेड 19 एंड अबव के लिए
जो चीफ मिनिस्टर है खुद से साइन करते हैं शो कॉज नोटिस। इसका आंसर ये है कि चूंकि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, चीफ मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए फिर ये किया जाता है कि जब कभी ग्रेड 19 एब्व ऑफिसर के खिलाफ पीडा इनिशिएट करना हो तो समरी भेज के चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर लिया जाता है। चीफ मिनिस्टर अपनी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर है वो नीचे डेलीगेट कर देते हैं, और अमूमन उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को वो पावर होती है, और फिर वो उस डिपार्टमेंट के जो साहब होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे शो कॉज के जो नोटिस हैं या फाइनल ऑर्डर्स हैं उनको वो साइन कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हेयरिंग ऑफिसर। पीडा में जब भी सजा देनी होती है, फाइनल इंक्वायरी ऑर्डर, इंक्वायरी फाइनल होने के बाद सजा देने से पहले एक दफा हेयरिंग जरूर दी जाती है। बुलाया उसको बताया जाता है कि ये इंक्वायरी में इंक्वायरी आपने लिखा है कि तुम अपनी सफाई देने के लिए कुछ पेश करना चाहते हो कागज, या अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, तो तुम्हें ये मौका दिया जाता है, तुम फलां दिन इतने बजे इसमें आ जाओ, और जो है उसमें उसको सुना जाए, डॉक्यूमेंट है वो कोई अपने में कोई गवाह चाहता है, लिखना चाहता है, तो उसको भी उसको पूरा अपनी सफाई में अपने आप प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। तो हियरिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है, अगर तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है या उससे सीनियर है, तो फिर हियरिंग के लिए वो किसी और ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। मगर हियरिंग ऑफिसर हमेशा जो भी अपॉइंट किया जाता है उसको एक्यूज से सीनियर होना चाहिए इन ग्रेड एंड रैंक। ठीक है, वो सीनियर होगा और तभी वो हियरिंग करेगा। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर केस में जो है जैसे स्केल ग्रेड 1 से लेके 4 तक की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल हजरात होते हैं, और इसका मतलब पीडा भी वही इनिशिएट कर सकते हैं, उनकी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी वही होते हैं। तो अगर उन्होंने अपने किसी मुलाजिम की इंक्वायरी पीडा करनी है तो हेयरिंग के लिए, जब उसको हेयरिंग के लिए बुलाना है तो वो हेयरिंग भी खुद ही देंगे। ठीक है, तो अदर सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं या डीपीए साहब हैं या प्रिंसिपल हैं या डिप्टी डायरेक्टर है, वो अगर हेयरिंग उन्होंने देनी है तो वो खुद से देंगे। लेकिन अगर सीनियर ऑफिसर है सेक्रेटरी रैंक का तो वो हेयरिंग के लिए को अपॉइंट करेंगे, मगर हेयरिंग अफसर जो है वो सीनियर होना चाहिए टू द एक्यूज्ड। फिर पेनल्टी, अगर किसी को सजा हो गई पीडा में और फाइनल ऑर्डर इशू हो गया तो उसके बाद एक्यूज को ये मौका दिया जाता है कि वो अपील में जा सकता है। जब ऑर्डर इशू हो जाता है तो 30 डेज का टाइम पीरियड है, 30 डेज के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है। अपील किसको करनी है? अपील करनी है टू द एपेलेंट अथॉरिटी। एपेलेंट अथॉरिटी कौन होगी? जाहिर है अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने सजा दी है तो वो अपील तो उनके पास फिर फॉल करेगी। तो अपील के लिए जो एपेलेंट अथॉरिटी वो सीनियर होनी चाहिए टू द कंपिटेंट अथॉरिटी। पर अगर सेक्रेटरी एचई ने किसी को सजा दी है तो एपेलेंट अथॉरिटी कौन होगी? अपील किसके पास लगेगी? अब चीफ सेक्रेटरी के पास लगेगी। ठीक है, तो चीफ एपेलेंट अथॉरिटी कौन है? वो सीनियर है टू द कंपिटेंट अथॉरिटी, उसके पास अपील में वो एक्यूज जा सकता है। कितने डेज टाइम पीरियड है? 30 डेज के अंदर अंदर, जब उसको ऑर्डर रिसीव हो जाए। 30 डेज से अगर टाइम पीरियड एक्सीड कर जाए तो फिर वो टाइम बार जाता है, वो नल एंड वॉइड हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इन केस ऑफ जॉइंट प्रोसीडिंग्स, अगर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंबाइंड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यानी एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है, 2-3 है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो फिर अथॉरिटी जो है इंक्वायरी कमेटी भी बना, इंक्वायरी अफसर भी लगा सकते। इंक्वायरी अफसर तो लगाया जाता है जब एक एक्यूज्ड, अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर क्या लगाया जाता है? फिर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, और इंक्वायरी कमेटी का जो कन्वीनर होता है वो, उसके लिए ये कंडीशन होती है कि अगर 3-4 एक्यूज्ड हैं तो उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट एक्यूज्ड है, इंक्वायरी अफसर, इंक्वायरी कमेटी का कन्वीनर उस सीनियर मोस्ट एक्यूज से भी सीनियर होना चाहिए। ये सीनियरिटी के मामलात को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अब पीडा किन किन केसेस में लगाया जाता है ये मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। नंबर 1 केस क्या है? करप्शन। करप्शन पे पीडा लगता है। करप्शन की डेफिनेशन क्या है पीडा के अंदर? करप्शन से मुराद, आप किसी से कोई तोहफा ले लेते हैं, कोई पैसे ले लेते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज़ ले लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी किसी फैमिली मेम्बर को आके दे जाता है, कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि रूल्स में जिसकी परमिशन नहीं है, तो ये करप्शन में आता है। इसी तरह से आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आपके कस्टोडियन है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं आपके पास और आप उनका मिसयूज़ कर रहे हैं,
अपनी पर्सनल यूज़ के लिए आप जो है वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं फंड्स, गवर्नमेंट के फंड्स को, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को जो है वो उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, तो ये भी करप्शन के ज़िम्मे में आ जाता है। फिर इसके बाद आगे 2-3 चीज़ें ऐसी जिनको हमने कभी मद्देनज़र ही नहीं रखा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सरकारी मुलाजिम जो है उसने अपने एसेट्स हर साल डिक्लेयर करने होते हैं, अपने भी और अपने फैमिली मेंबर्स के भी। फैमिली मेंबर से मुराद स्पाउस और बच्चे, डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में स्पाउस आ गया या आ गई, और बच्चे आ गए, और सिबलिंग्स, ऐसे सिबलिंग्स विच आर अनमैरिड, वो सब आपके डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, अब करप्शन की एक और डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके नाम पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है या आपके डिपेंडेंट्स के नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मुराद पैसा भी हो सकता है, घर, बैंक बैलेंस, प्लॉट, कुछ भी हो सकता है, विच आर डिसप्रोपोर्शनेट टू योर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। आपके पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम नोन है, आपकी तनख्वाह है, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिली है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके जो है वो उससे मुताबिकत नहीं रखते। फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है और सारे मिला के रिसोर्सेज वगैरह आपके 4 लाख इनकम बनती है, लेकिन आपके जो एसेट्स हैं वो आपके करोड़ों के एसेट्स हैं, अरबों के एसेट्स हैं आपके पास, तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेट है, इसकी तो मुताबिकत नहीं रखते, इसकी कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि बाकी की जो रकम है ये करप्शन के थ्रू हासिल की गई है। इसी तरह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है जो कि आपकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से मुताबिकत नहीं रखता। आपकी तनख्वाह तो 50,000 है और आप 4 करोड़ की गाड़ी में फिर रहे हैं, आप 15 करोड़ के घर में रह रहे हैं, जबकि आपकी कोई रेंटल इनकम भी नहीं है, आपने शो की आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है, कोई आपको इनहेरिटेंस में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि ये जो है, जो एसेट्स आपने बनाए हैं, ये आपने करप्शन के थ्रू बनाए हैं, ठीक है? तो ये करप्शन की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। और लास्ट में क्या है, एंटरिंग इनटू प्ली बार्गेन। ये भी एक नैब का जब से ऑर्डिनेंस आया तो उसके अंदर उन्होंने फिर ये चीज़ डाली है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई मुलाजिम है, उसने करप्शन की है और वो इकरार कर लेता है, कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने ये करप्शन की है, मैंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, और मैंने ये जो नुकसान पहुंचाया, मैं ये सारे का सारा पैसा, सारे एसेट्स जो हैं, मैं वॉलंटरली वापस करने को तैयार हूँ, ठीक है? और आप मुझे जो है वो कहता है कि जी मुझे इसके बदले में या तो मेरी सज़ा ना दें या मेरी सज़ा कम कर दें। तो इसको कहते हैं प्री बार्गेन में चला जाना, कि उसने एडमिट कर लिए, कन्फेस कर लिए और वो खुद इकरार कर रहा है। तो ये भी करप्शन का इकरार कर लिया, पीड़ा उसके ऊपर लगेगा, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाता है जी मिसकंडक्ट। देखते हैं मिसकंडक्ट की क्या क्या डेफिनेशन है पीड़ा के अंदर। मिसकंडक्ट में वो कहता है कि कंडक्ट रूल्स हैं हमारे 1966, इसके ऊपर भी लेक्चर होता है। कंडक्ट रूल्स की जो कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा वो सब मिसकंडक्ट में आता है। कि सरकारी मुलाजिम पे बहुत सारी बाइंडिंग्स हैं, वो पार्ट टाइम नौकरी नहीं कर सकता, वो फॉरेनर से शादी नहीं कर सकता, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कन्वेंसिंग नहीं कर सकता, अखबार में बयान नहीं दे सकता, टीवी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी अखबार में लिख नहीं सकता, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो हैं ये मिसकंडक्ट में, अगर कोई ऐसा काम करता है तो ये मिसकंडक्ट आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा क्या है कि वो किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, अपने जो उसकी ऑफिशियल पोजीशन है उसको, उसका पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल जो है कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है, अपना कोई साथ साइड लाइन कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि अपनी ऑफिशियल पोजीशन का की कैपेसिटी जो है, उस कैपेसिटी को पर्सनल गेन्स के लिए वो यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है उसने ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज़ की है, उसका फ़ायदा, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है अपने पर्सनल गेन्स के लिए, ये भी मिसकंडक्ट में आता है। उसके बाद आगे देखें, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो अब गलतुल आम हो चुकी हैं, सारे लोग कर रहे होते हैं कि बहुत के लोग जो हैं अपनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, अपनी पनिशमेंट कोई होगी है, पीड़ा लग गया है, उसको रुकवाने के लिए, अपनी प्रमोशन जल्दी करवाने के लिए, अपनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? अथॉरिटी को प्रेशराइज़ करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन कराए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन कराए जाते हैं, MNA MPs को साथ ले जाया जाता है,
पार्लिमानी सेक्रेटरीज के साथ जाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिसकंडक्ट हैं। जब भी आप अपने सर्विस से रिलेटेड मैटर्स के लिए अथॉरिटी को बाहर से कोई प्रेशर डलवाते हैं तो ये आपका मिसकंडक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, आप छुट्टी पे जा ही नहीं सकते विदाउट प्रायर सैंक्शनिंग ऑफ लीव। छुट्टी पे आपने जब भी जाना है पहले छुट्टी सैंक्शन करानी है, बाद में आपने छुट्टी पे प्रोसीड करना है। अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो छुट्टी आपकी सैंक्शन नहीं हुई, आप एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हैं। एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी के ऊपर बहुत सख्ती है पीडा में। पीडा कहता है कि अगर साल से ज़्यादा एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है ना, इस्टेब्लिश होगी है, इसको सीधा सीधा रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। तो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी भी मिसकंडक्ट है जी, इसके ऊपर भी पीडा लगता है। फिर अगला देखें, अगला है जी एक्विटल बाय अ कोर्ट है of acquittal by a court of law as a result of compounding of an offence involving moral turpitude or affecting human body। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, वो जिस्मानी नुकसान था या कोई आपने उसको मॉरली उसको कोई नुकसान पहुंचाया, उसके रिजल्ट में अनॉयड होके वो बंदा आपके खिलाफ कोर्ट में चला गया, उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, लेकिन और वो केस चल पड़ा, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर दोनों पार्टीज में जो है वो अफामो तफीम होगी और पैचअप हो गया। तो दूसरी पार्टी ने कंपाउंडिंग ऑफेंस कर दिया, यानी केस अपना वापस ले लिया, विदड्रॉ कर लिया, जिसके रिजल्ट में कोर्ट ने आपका एक्विटल कर दिया। कोर्ट से तो बरी हो गई कि दोनों पार्टियों का आपस में पैचअप हो गया है, लेकिन अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़ेगा और ये मिसकंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा और उसके ऊपर पीड़ा लगा देगा। और लास्ट है जी यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोर्ट किसी भी अदालत में केस चला और वो केस वहां पे प्रूव हो गया, जुर्म साबित हो गया है और कोर्ट ने इसको सजा दे दी है, कोर्ट से जुर्म साबित हो गया है, वहां पे वो मुजरिम डिक्लेयर हो गया है, तो उसका जो वो सरकारी मुलाजिम के ऊपर उसका पेरेंट डिपार्टमेंट भी मिसकंडक्ट के ऊपर पीड़ा लगाएगा। तो हमने देखा जी हमारे पास ग्राउंड्स क्या क्या आई हैं पीड़ा की। नंबर 1 क्या है, इनएफिशिएंसी, काम नहीं करता, इनएफिशिएंट है, पीड़ा लग सकता है। मिसकंडक्ट किया है, पीड़ा लग सकता है। करप्शन के चार्जेस हैं, उसके ऊपर पीड़ा लगेगा। और दो नीचे अगली क्लॉजेस देखें, बहुत ही सीरियस हैं। और जो दो क्लॉजेस अब मैं आपको बताने लगी हूँ ना, इन पे तो सीधा सीधा रिमूवल डिसमिसल किया जाता है और हेयरिंग भी नहीं दी जाती। नंबर 4 क्या है, एंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सरकारी मुलाजिम तखरीब कारी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है जो उसके मुल्क और उसकी कौम और उसकी अवाम की सालमियत को खतरा हो गया, तो ऐसी सूरत में उसको सीधा सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको हेयरिंग भी नहीं दी जाती, पीड़ा लगाया जाता है। इसी तरह से लास्ट वाला भी बहुत ही खतरनाक किस्म का जुर्म है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल पोस्टिंग के ऊपर काम कर रहा है और उसके पास गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं और वो अपने मुल्क के सीक्रेट्स जो हैं किसी दुश्मन मुल्क को डिस्क्लोज कर देता है जिसकी वजह से उसकी मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाती है, तो ये भी बहुत सीरियस ऑफेंस है। इसमें भी पीड़ा लगा के उसको सीधा सीधा हेयरिंग नहीं दी जाती, नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। पीड़ा में 3 किस्म की पेनल्टीज हैं, माइनर पेनल्टीज हैं, मेजर पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ। माइनर पेनल्टीज में देखिएगा, माइनर पेनल्टीज में सबसे पहले सेंश्योर आ जाता है, बहुत ही हल्की फुल्की सजा है। इसमें सिर्फ जैसे कहते हैं बुरा भला कहना, फॉर्मल डिसअप्रूवल है कि किसी को आपने थोड़ा डांट डपट कर दी, सरजनिश कर दी, इसका कोई इम्पैक्ट प्रमोशन या फाइनेंशियल कोई इम्पैक्ट नहीं आता। दूसरी सजा क्या है, फाइन कर दें। अथॉरिटी अगर समझती है छोटा सा कोई जुर्म है तो 1 महीने की सैलरी उसको फाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर्स। ये जरा समझने वाला है। आप ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं तो आपको पता है आपकी 18 स्टेजेस हैं, आई थिंक 18 ही है। तो 18 स्टेजेस में आपको जैसे जैसे जितने साल गुजरते जाते हैं आपको उतनी इंक्रीमेंट्स लगती जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई किसी को 12 साल हो गए तो उसका मतलब है वो 12 स्टेज के ऊपर काम कर रहा है, उसको 12 इंक्रीमेंट्स लग चुकी हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता इंक्वायरी ऑफिसर ये रिकमेंड करता है सजा देने के लिए, तो क्या सजा उसको मिलेगी, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज। 12 स्टेज पे है, उसको रिड्यूस कर देंगे, 12 से एक स्टेज पीछे ले आएंगे 11 स्टेज के ऊपर, यानी एक इंक्रीमेंट जो उसने अर्न की थी वो उसकी खत्म कर दी जाएगी। अब ये सजा कितने अरसे के लिए उसको देनी है, 1 ईयर के लिए भी हो सकती है और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इंक्वायरी ऑफिसर क्या रिकमेंड करता है, ठीक है। नंबर 4 देखें, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स है मैक्सिमम 5 ईयर्स। ये सजा ऊपर वाली सजा से फर्क है, इसमें फ्यूचर की जो इंक्रीमेंट उसने अर्न करनी है, अर्न करने जा रहा है,
उसको विदहोल्ड किया जाएगा। टेम्पररी सजा है, विदहोल्डिंग होता है टेम्पररी स्टॉप गैप करते हैं इसको हम, टेम्पररीली सजा दी जाएगी। और वो सजा कितने अरसे के लिए देनी है, नीचे पीडा ने मेंशन कर दी है, मैक्सिमम 5 साल के लिए दे सकते हैं और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 1 साल या 2 साल या 3 या 4, ठीक है। तो विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, एक भी इंक्रीमेंट हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं दी जाती। और जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये सज़ा उसकी ख़त्म हो जाएगी और उसकी जितनी इंक्रीमेंट्स रोकी गई थी वो इंक्रीमेंट्स उसको दोबारा लग जाएंगी। लेकिन जो पिछला उसको नुकसान हो गया वो उसको जो है वो उसका पूरा नहीं हो सकेगा, वो फाइनेंशियल उसका लॉस होगा। और लास्ट है इसमें विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, इसमें प्रमोशन को रोक दिया जाता है। अगेन ये टेम्पररी सजा दी जाती है, मैक्सिमम 5 साल के लिए हो सकती है और मिनिमम 1 साल के लिए कुछ भी हो सकती है। इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो रिकमेंड करता है। और ये प्रमोशन की जो सजा है ये शुरू उसकी तब होती है जब उसका जूनियर प्रमोट होता है। मसलन किसी को अगर 2023 में सजा मिली है मगर उसकी प्रमोशन की बारी आती है 2025 में और मैक्सिमम उसको 3 साल के लिए दी गई है, इसका मतलब है उसकी सजा शुरू होगी 2025 में जब उसका जूनियर प्रमोट होगा और 3 साल रहेगी सजा, 25, 26, 27। और जब 28 आएगा तो उसके बाद फिर जो भी मीटिंग होगी उसमें उसकी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन उसको बैक डेट से प्रमोशन, प्रोफार्मा प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास मेजर पेनल्टीज आ जाती हैं। मेजर पेनल्टीज हमारे पास 6 हैं। मेजर पेनल्टीज में सबसे पहले देखें रिकवरी फ्रॉम पे, पेंशन और एनी अदर अमाउंट, कि उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारी पे में से इतनी रिकवरी कर लेंगे, अब इसकी में अमाउंट नहीं है, वो डिपेंड करता है, इंक्वायरी अफसर रिकमेंड कर देता है जितना उसका जुर्म है उसके मुताबिक, या जब तुम्हें पेंशन, तुम रिटायर हो गए तो तुम्हारी पेंशन में से इतनी कटौती जो है वो कर ली जाएगी। अगला है जी रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट एंड पे स्केल मैक्सिमम 5 इयर्स। ये सजा जरा देखने वाली है, पिछले वाली सजा के साथ इसको कंपेयर कीजिएगा। वहां पे स्केल सेम था, सेम पे स्केल के अंदर एक स्टेज हमने पीछे कर दी थी। यहाँ पे क्या है कि उसको हम लोअर पोस्ट और लो पे स्केल के ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सजा लेक्चरर को नहीं दी जा सकती, क्योंकि लेक्चरर से नीचे तो पे स्केल है ही नहीं, ग्रेड 17 से लोअर पोस्ट ही नहीं है, सबसे लोअर पोस्ट हमारे कॉलेज के डर में है ही लेक्चरर की। तो फिर ये जो सजा है ये असिस्टेंट प्रोफेसर या ऊपर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को मिल सकती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी प्रोफेसर को ये सजा मिलेगी तो कैसे मिलेगी, पहले उसको रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट करेंगे, यानी प्रोफेसर से वो एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगा, पे स्केल उसका 20 से 19 हो जाएगा, 19 पे ले जाके उसको मैक्सिमम 19 का जो मैक्सिमम है वहां पे उसको फिक्स कर देंगे। और कितने साल के लिए करना है, पीडा कहता है जी मैक्सिमम 5 साल के लिए किया जा सकता है और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इंक्वायरी अफसर क्या रिकमेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्ट सिलेक्टी को सजा नहीं मिल सकती और ये लेक्चरर को भी सजा नहीं मिल सकती। इसके बाद आ गया जी फोर फीचर ऑफ पास सर्विस। इसमें ये भी काफी सख्त सजा है, पास सर्विस मिनहा कर दी जाती है, सब्ट्रैक्ट माइनस। मैक्सिमम ये सजा 5 साल तक के लिए दी जा सकती है, यानी अगर किसी को ये सजा दी जाए 5 साल के लिए, फोर फीचर ऑफ पास सर्विस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स की सजा किसी को मिले, तो इसका मतलब है जब वो रिटायर होगा और सपोज उसकी 30 साल की सर्विस थी, तो इसका मतलब है 30 में से 5 साल उसके माइनस हो जाएंगे और उसको पेंशन और ग्रेजुटी का जो फायदा मिलेगा वो सिर्फ 25 ईयर्स का मिलेगा, 5 साल की सर्विस उसकी माइनस कर दी जाएगी। उसके बाद आगे है हमारे पास रिटायरमेंट की 3 किस्में डाल दी हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल है, डिसमिसल है। तीनों में नौकरी से निकाल दिया जाता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट में जबरी रुखसत, इसको कहते हैं जबरी रुखसत। इसका फर्क ये है, कंपल्सरी रिटायरमेंट में अगर अथॉरिटी ये समझे किसी की सर्विस 20 साल या उससे ज्यादा की हो तो फिर गवर्नमेंट लीनियंट व्यू लेते हुए उसको कंपल्सरी रिटायर कर देती है। उसका फायदा उसको ये होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स को कंपनसेटरी जो है ना पेंशन वो मिल जाती है, ठीक है। अथॉरिटी मुनासिब समझे तो उसकी फैमिली को कंपनसेटरी जो पेंशन है वो दी जा सकती है अगर उसकी सर्विस 20 साल या उससे ज्यादा है। जबकि रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस दोनों में पेंशन नहीं मिलती और दोनों में नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोनों में फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस है उसमें अगर वो मुलाजिम लेटर स्टेज पे किसी एक महकमे से निकाला गया और बाद में अगर उसकी एज ज़्यादा नहीं है और वो किसी दूसरे महकमे में अप्लाई करता है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो वो किसी दूसरे महकमे में एलिजिबल हो सकता है, किसी दूसरे सरकारी महकमे में उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। जबकि इसी कहते हैं रीमूव। जबकि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस तो बहुत सख्त सजा है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जब किसी एक महकमे से किसी का डिसमिसल होता है तो वो फ्यूचर में किसी दूसरे सरकारी महकमे में काम करने के काबिल नहीं रहता, वो हमेशा के लिए डिबार और डिसक्वालीफाई हो जाता है, किसी भी सरकारी महकमे में काम करने के काबिल नहीं रहता।
इसके बाद पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट आती हैं। रिटायरमेंट में यही है जी कि वो तनख्वाह में से या तो पेंशन जो है कुछ हिस्सा उसका रिलीज कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा उसका विदहोल्ड कर लिया जाता है, या विदड्रॉ पेंशन दे दी जाती है, जो है उसमें से कुछ देने के बाद विदड्रॉ कर ली जाती है, लमसम या रिकवरी कर ली जाती है इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको रिकवर करते रहते हैं। तो ये सिर्फ जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं उनको ये सजाएं दी जा सकती हैं। इसके बाद पीडा का सेक्शन 5 जो मैंने आपको बताना है, सेक्शन 5 के तहत पीडा की कार्रवाई की जाती है। इसमें 2 सब क्लॉजेज हैं, सेक्शन 5(1)(a) है, 5(1)(b) है। 5(1)(a) तब लगाया जाता है जब अथॉरिटी के पास बहुत सारा मटीरियल मवाद मौजूद हो और रेगुलर इंक्वायरी की ज़रूरत ना हो और गवाहान भी मौजूद हों, तो फिर पीडा में सेक्शन 5(1)(a) के तहत शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है और एक्यूज को कहा जाता है कि तुम 7 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दे दो, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हारे पे ये चार्जेस हैं, तुम अपनी सफाई में कह सकते हो। और उसका जवाब आने के बाद उसको हियरिंग दी जाती है और उसके बाद उस केस को फाइनलाइज कर दिया जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये सेक्शन 7 में डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन टाइम मेरे पास नहीं है, आप सर में डिस्कस नहीं कर सकूंगी। जबकि पीडा का सेक्शन 5(1)(b) जो है उसमें रेगुलर इंक्वायरी होल्ड की जाती है, इंक्वायरी अफसर लगाया जाता है, इंक्वायरी कमेटी या फिर बिठाई जाती है और उसका सारा प्रोसेस सेक्शन 9 में दिया गया है। इंक्वायरी अफसर इंक्वायरी कमेटी अपना सारा प्रोसेस करती है। इंक्वायरी अफसर और इंक्वायरी कमेटी को 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है। 60 डेज के अंदर अंदर इंक्वायरी अपनी फाइनलाइज करते हैं और फाइनलाइज करने के बाद फिर अथॉरिटी को भेज देते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी को। कंपिटेंट अथॉरिटी 90 डेज के अंदर अंदर केस का जो है वो फैसला करती है, ठीक है। और जब वो फैसला हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो फैसला आने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर वो अपील में अपीलेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। ये एंड की स्लाइड पे लिखा हुआ है सब कुछ। और उसके बाद फिर अगर अपीलेंट अथॉरिटी का फैसला भी खिलाफ आ जाए तो उस फैसले के आने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर वो पीएसटी में जा सकता है और अगर पीएसटी का फैसला भी खिलाफ आ जाए तो 60 डेज के अंदर अंदर वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। अच्छा, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, इंक्वायरी कौन कौन से केसेस हैं जिनमें रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती और अथॉरिटी को टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, पीडा ने ये भी स्पेसिफाई कर दिया है। नंबर 1 क्या है, अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ से किसी अदालत में जुर्म साबित हो जाए तो फिर रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा शो कॉज नोटिस 5(1)(a) के तहत किया जाता है। नंबर 2 एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, साबित हो चुका है रिकॉर्ड से, तो रेगुलर इंक्वायरी करके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा उसका जो है वो शो कॉज नोटिस करके उसका रिमूवल कर दिया जाता है। और तीसरा केस क्या है कि जब सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड और मटेरियल मौजूद है, गवाहान मौजूद हैं, तो भी रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती, सीधा उसको शो कॉज नोटिस जो है वो इशू करके नौकरी से निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब 3 केसेस पीडा में ये हैं अगली स्लाइड के ऊपर जहाँ पे कि हियरिंग भी देने की जरूरत नहीं है, सुना भी नहीं जाता, बुलाया भी नहीं जाता, बहुत सीरियस चार्जेस हैं। नंबर 1 क्या है कि कोई ऐसा केस है कि जिसमें पाकिस्तान की सलामती को खतरा है कि अगर ये केस को ओपन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, सुना जाएगा, लाइमलाइट में केस आएगा, मीडिया में जाएगा, मुल्क की सालमियत को खतरा पेश आ सकता है, कोई ऐसी सीरियस किस्म के ऑफेंस हो गया है तो फिर उसमें बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता है। नंबर 2 केस क्या है कि एम्प्लॉय ने खुद ही एडमिट कर लिया है, वो प्ली बारगेन में चला गया है और वो उसने खुद एडमिट कर लिया है कि हाँ मैंने करप्शन की है और मैं ये एसेट्स वापस करने को तैयार हूँ सारे के सारे, तो यहाँ पे भी हियरिंग देने की जरूरत नहीं है, वो एडमिट कर चुका है, उसने इकरार कर लिया अपने जुर्म का। और तीसरा क्या है कि खुदा ना खास्ता उस एम्प्लॉय ने कोई तखरीबकारी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया है और अब भी मुल्क और अवाम की सालमियत को खतरा पेश आ गया है, ये केस भी इसमें हेयरिंग शेयरिंग दे के टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पीडा का ऑर्डर वाहिद ऑर्डर होता है, मैंने आपको बताया था, जिसको कंपिटेंट अथॉरिटी खुद साइन करती है। हाउएवर चीफ मिनिस्टर खुद साइन नहीं करता, उसके पास टाइम नहीं होता, वो फिर अपने बिहाफ पे किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट कर देता है और अमूमन जिसको अपॉइंट किया जाता है वो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ही होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स क्या है, मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिया, इंक्वायरी फाइनलाइज करनी होती है 60 डेज के अंदर, इंक्वायरी अफसर ने 90 डेज में कंपिटेंट अथॉरिटी फैसला करती है, उसके बाद 30 डेज के अपील में जा सकता है अपीलेंट अथॉरिटी के पास, अपीलेंट अथॉरिटी ने 90 डेज में फैसला करना होता है और उसके बाद जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर पीएसटी में जा सकता है, पीएसटी का फैसला आने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और ऊपर अगर कंपिटेंट अथॉरिटी या इंक्वायरी अफसर केस का फैसला टाइम पे नहीं करते तो फिर एक्यूज के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है
कि वो जो है अपना हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारे केस का फैसला जो है वो जल्दी करवा दिया जाए। अच्छा जी, ये एंड हो गया। अब हमारे पास 6 मिनट हैं। अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो जस्ट रेज योर हैंड्स, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप परेशान नहीं हुए। स्लाइड्स आपके पास मैंने नबील को दे दी हुई हैं, नबील आपको भिजवा देंगे, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। तो नबील, मैं अब आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप ये देखिए मुझे आसिम मिजाज साहब का हैंड रेज नजर आ रहा है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू पीपल आर वेलकम टू आस्क। हाई कोर्ट में जी, हाई कोर्ट नॉर्मली ऐसे केसेस एक्सेप्ट नहीं करता। ये सर्विस मैटर्स जो हैं पीएसटी में ही जाते हैं, डिस्करेज किया जाता है। हाई कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन के केस वगैरह हो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज सर्विस मैटर्स पीएसटी में ही जाते हैं। अच्छा जी, तो अब आपने इनको म्यूट किया होगा तो बेचारे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। नबील, इन्हें अनम्यूट कर दें। मैम अनम्यूट कर दिया है मैंने। अच्छा मैम अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। का माइक अनम्यूट है, ये आसिम मिजाज साहब का माइक अनम्यूट है, हैंड किया मैंने, इनका माइक अनम्यूट कर दिया। जी, आसिम साहब आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, या कोई और पूछना चाहता है। पीएसटी के बाद मैंने आपको बताया है जी कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 60 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में केस अपील की जा सकती है, केस सजा के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये है कि पीडा की जो कंडीशंस हैं उनमें से एक करप्शन है। तो मैडम करप्शन का ये वाला पॉइंट जो है वो तो मतलब एंटी करप्शन में भी उस केस को लेके जाया जा सकता है, तो आपने समझते कि ये ओवरलैप है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? हाँ, ओवरलैप तो हो जाता है। लोग भी फिर कुछ ऐसे होते हैं दरखास्त, अब तो एंटी करप्शन छोड़ें, अब बल्कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है लाहौर बोर्ड की, मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ, उनकी इंक्वायरीज करती हूँ। एक केस मेरे पास एंटी करप्शन की तरफ से आया हुआ है। पहले उससे पहले मैंने एक नैब की तरफ से आया हुआ था। अब तो लोग नैब में भी जाते हैं ना, तो एक उन्होंने मुझे नैब का केस रेफर किया, वो मैंने फाइनलाइज करके लास्ट ईयर आया था, उसको करके दे दिया। अभी एंटी करप्शन वाला आया, तो वो लोग करते ही हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, एक दरखास्त एक ही लिख छोड़ते हैं, तो ऊपर नीचे जो है ना एंडोर्समेंट्स लगा देते हैं, एक एप्लीकेशन उठा के नैब में डाल देते हैं, एक एंटी करप्शन में डाल देते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को डाल देते हैं, एक सेक्रेटरी एचईडी को, डीपीआई को डाल देते हैं, तो वो फिर सारी तरफ ही वो शुरू हो जाता है केस। आप सही कह रहे हैं, ये ओवरलैप है। बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट का ही हक है कि वहां पे जाया जाए केस और वही शुरू करें और वहां पे इसको फाइनलाइज किया जाए। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम सलाम। मैं अर्न लीव के हवाले से एक बात करना चाह रहा था। आपने अभी जिक्र किया कि वो 4 डेज का क्रेडिट मिलता है नॉन वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं। इस संबंध में सिर्फ एक छोटी सी रहनुमाई चाहिए आपसे कि क्या 16 डेज की कैलेंडर मंथ के अंदर अटेंडेंस जरूरी है? 16 डेज कौन से, मुझे नहीं जिस समझ। जिस महीने के 4 डेज का हमें क्रेडिट लीव का मिलना है उसके अंदर 16 डेज या उससे ज्यादा की हाजिरी जरूरी है, या मतलब पहले से बंदा कोई लीव पे था उसके उस दिन जो है कि 16 डेज अटेंडेंस के उस मंथ में पूरे नहीं होते जिसकी वो हाँ, अटेंडेंस कैलेंडर है? आपका जो है ना वो उसकी छुट्टी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, अदरवाइज नहीं, वो फिर कम हो जाता है। जी, चलें, ठीक, थैंक यू वेरी और मच। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, छुट्टी पे छुट्टी अर्न नहीं हो सकती। पर 4 मंथ, फोर हम कह रहे हैं ना, 4 अर्न लीव क्रेडिटेड पर मंथ ऑफ ड्यूटी रेंडर्ड, तो पर मंथ ऑफ ड्यूटी है। हम कहें जी छुट्टी पे थे, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि सपोज कोई मैटरनिटी लीव पे चली गई, साल में 3 महीने मैटरनिटी लीव पे रही, तो अब उनको 9 महीने उन्होंने काम किया, तो 9 महीने के हिसाब से 9 छुट्टियां क्रेडिट होंगी। तो 3 महीने छुट्टी पे रही है, छुट्टी पे छुट्टी अर्न नहीं होगी। ठीक है, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बीएस कॉलेजेस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल, बीएस कॉलेजेस के लिए एक लेटर स्पेशली पिछले साल गोजरा कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक रहनुमाई के लिए एक एडवाइस लेटर डाला था सेक्रेटरी एचईडी को। सेक्रेटरी एचईडी ने उसके ऊपर एक लेटर डाल दिया नीचे डीपीए ऑफिस को, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा जी आप तमाम रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस को
ये लेटर लिखते हैं कि वो इनकी कन्वेंस अलाउंस ना काटा करें। अच्छा, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है ना रिलीफ मिलेगा। एक तो ये कि वो, वैसे तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, ombudsman का डिसीजन भी आ चुका है, 3-4 साल पहले का आया हुआ है, मुल्तान का आया है, और कुछ सूबों ने तो उसको अडॉप्ट भी कर दिया हुआ है। वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों का कन्वेंस अलाउंस जो टीचर्स हैं ना, उनका आपको काटना ही नहीं बनता, क्योंकि छुट्टियों के महीने में भी टीचर्स को कॉल किया जाता है डिफरेंट ड्यूटीज के लिए, और वाकई कॉल किया जाता है, ठीक है। और ombudsman का डिसीजन भी मौजूद है, वो के एजी ने उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन उसके साथ ऑलरेडी जो लेटर ये था, उसमें एक गलती ये हुई है, सेक्रेटरी एचईडी को लेटर डीपीआई ऑफिस को लिखने के बजाय सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखना चाहिए था, ताकि, क्योंकि देखें जितने भी अकाउंट ऑफिस और एजी ऑफिस है ना, दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू एफडी, डीपीआई ऑफिस के नहीं है वो। जब तक एफडी उनको कोई डायरेक्शंस नहीं जारी करता, अकाउंट ऑफिस और एजी ऑफिस कभी भी कंप्लायंस नहीं शो करते। तो अगर सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी रैंक, सेक्रेटरी एचईडी की तरफ से एक लेटर चला जाता सेक्रेटरी फाइनेंस को, तो बल्कि इस केस को मैं अब जब कभी सेक्टर से मुलाकात हुई तो उनके मैं नोटिस में लाऊंगी। अभी प्रेजेंट हमारे सेक्टर बहुत ही नाइस हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कि जी सर आप काइंडली एक पॉलिसी लेटर उनको डाल दें और उन्हें कहें कि जी वो अपने नीचे लोअर फॉर्मेशन में तमाम एजी और अकाउंट ऑफिस को ये लिख दें कि वो तमाम कॉलेजेस जहाँ पे बीएस हो रहा है, जिन जिन डिसिप्लिन में हो रहा है, वो कॉलेजेस भी अपना वहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर दें। उनके स्टाफ को ना तो उनका कन्वेंस अलाउंस काटा जाए, और उनकी जो उनको ट्रीट किया जाए एज एम्प्लॉइज ऑफ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट, और उनकी अर्न लीव जो है उसको क्रेडिट किया जाए एज 4 लीव्स पर मंथ ऑफ ड्यूटी रेंडर्ड, यानी साल की उनकी 48 लीव्स होनी चाहिए। तो ये उस लेवल पे तो होगा ही। उसके साथ आपको मैं एक और एडवाइस ये दे देती हूँ, अगर वहां पे वहां से एचईडी से, वैसे वो मेरे पास भी है, वो लेटर, और साथ उसके एक प्रिंसिपल की तरफ से लेटर अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस को लिखवाएं। आपके कॉलेज में जो बीएस क्लासेस का एनओसी दिया गया था, उस लेटर की कॉपी, साथ जितने डिसिप्लिन में एनओसी शुरू हुआ है उनके स्टाफ की डिटेल, उनका टाइम टेबल, उनकी अटेंडेंस, ठीक है, ये सारी की सारी उधर भिजवाएं नहीं बल्कि खुद लेके जाएं, और वहां पे अपना रिकॉर्ड उनके रजिस्टर में उसको जो है ना वो मेंटेन करवाएं। अपनी अर्न लीव का रिकॉर्ड भी अपडेट करवा लें, और अपना जो कन्वेंस अलाउंस है वो तो वेल बिफोर टाइम, कटने से पहले ही वहां पे रिकॉर्ड करवा दिया करें कि जी इनको छुट्टियां नहीं होती, इनका कन्वेंस अलाउंस ना काटा करें। तो ये बहुत सारे लोगों को जो मैंने एडवाइसेस की हैं, उन्होंने इस पे काम भी किया और उनका मसला हल हो गया, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। जी मैम, योर लेक्चर इज एंडिंग नाउ। अच्छा, टाइम पूरा हो गया, चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह बेस्ट ऑफ लक हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।